हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा कल अपन ने? पुराना सुनाओगे थोड़ा? बताओ। देखिए, राजस्थान में पुरातत्व का जनक कार्लाइल। सीए हैकेट को हस्तकुटार कहाँ कहाँ से मिले? जयपुर और इंद्र के। सेटनकार को, बियालचिन को कहाँ से मिले? जालोर से। प्राचीन सभ्यताओं का पालना कौन से जिले में, कौन सी नदियों के किनारे, किसने उत्खनन किया? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। कौन सी जगह का? क्या क्या मिले उसे? लघु पाषाण उपकरण, तांबे की छेद वाली सुई। तिलवाड़ा कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे, किसने उत्खनन किया? और यहाँ से क्या क्या मिले? लघु पाषाण उपकरण, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और फायर अल्टार। एक और बाड़मेर में, एक अजमेर में, दो आपके नागौर में। ताम्र पाषाण काल के अंदर कौन सी नदी के किनारे? इसलिए क्या कहते हैं? प्रमुख के अंदर। इसलिए क्या कहते हैं? खोज किसने की? आरसी अग्रवाल। आहड़ कौन से जिले में, कौन सी नदियों के किनारे? पुराने नाम और स्थानीय नाम। ये कैसा केंद्र था? व्यापारी केंद्र था। किससे संबंध थे? विदेशी सभ्यताओं से। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया। हमें यहाँ से किसकी बटियां मिली है? इसलिए इसे क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी। हमें यहाँ से कौन से उद्योग, कौन से मृद भांड, जिनको क्या कहते हैं? गोरेया कोट। और हमें यहाँ से वो कौन सी वजन तोलने के लिए? अफगानिस्तान के। ईरान का बिना अत्ते का जलपत्र। यूनान का बैल की शव के साथ। ईंटें कैसी? मजबूती के लिए। और नींव कैसी? एक जगह से कितने चूल्हे, जिनसे हमें सामूहिक भोजन या संयुक्त परिवार की। एक चूल्हा कैसा? और मसालों के लिए क्या खाया करते थे? गिलूंड कौन से जिले में और कौन सी जगह का उत्खनन हुआ? मोडिया मगरी। किस किसने किया? बीबी लाल, वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोसल ने। ईंटें कैसी? कितने प्रकार के मृद भांड? मिट्टी के, पत्थर की, हाथी दांत की। बालाथल कौन से जिले में, किसने उत्खनन किया? वीरेंद्रनाथ मिश्र। लोहे की 11 कमरों का पानी के लिए, हाथ से बुना हुआ। कौन सी सभ्यता से कॉन्टेक्ट था? होजियाना कौन से जिले में? कौन कौन किस किसने उत्खनन किया? किस किस की मण मूर्तियां मिली? गाय व बैल। कालीबंगा कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसने सर्वे किया था इस नदी का? कौन पहली बार जानकारी देता है? तहसीतोरी कहाँ का था? इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे? बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे। कितने स्तरों का? पहले 2, बाद वाले 3। पाकिस्तान का कौन सा सेंटर? दशरथ शर्मा के अनुसार। नगर कितने भागों में? पश्चिमी भाग क्या कहलाता? क्या बने हुए थे? पूर्वी भाग क्या कहलाता? उसमें क्या बने हुए थे? क्या बने थे? अच्छा, घुस। और दोनों भाग जो अलग अलग 4 दीवार से घुसते ही एक कमरा बना हुआ था, जो कि और दक्षिणी पूर्वी दिशा से एक साथ 2 फसलें उगाया करते थे। ईंटें कैसे मिली है? जो बता दी कालीबंगा एक। वो कच्ची ईंटें कैसी है? अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का नालियां किसकी है? किसकी है? लकड़ी की नालियां। भागते हुए बैल की मण मूर्ति मिली हमें। और अग्निकुंड कितने मिले? बरियल से समाधान कैसे मिले? एक 6 छेद वाली, जो किस तरफ इशारा करती है? मस्तिष्क सोथ या हाथी दांत का कंगा। क्या मिला? बेलनाकार। मकानों में दरारें क्या बताती है? या म्यूजियम कब बना दिया गया था? बीकानेर के आसपास की सभ्यता क्या कहलाती है? और इसको कौन हड़प्पा का उद्गम बताता है? अमलानंद घोष। इसका एक और नाम, इसके 2 केंद्र, पुगल और सावनिया। वैदिक काल के 3 केंद्र, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। मत्स्य जनपद का इलाका। जानकारी, राजधानी, उसकी जानकारी। कौन कहता महाभारत के बाद शक्तिशाली हो गए? किससे हारे, किस में मिल गए? सूरसेन का इलाका। राजधानी, कुरु का इलाका। राजधानी, और आपके सीवी का इलाका। राजधानी। खोज किसने की?
ये अपना पहला किस किसने किया? डीआर भंडारकर के भी स्वर्ण राजन। उनके अनुसार कैसा केंद्र था? कहां कहां से जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, महाभारत, और ये बड़ली अभिलेख कब का है? कहां से मिला है? कौन से मंदिर से? किसको मिला? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कब मिला? 1900। ये राजस्थान का सबसे कौन से संबोध में लिखा गया? और इनके अनुसार माध्यमिक का एक मालव जनपद की क्षेत्र, इनकी सभ्यता क्या कहते हैं? और राजधानी कौन सी थी? सिक्के कहां कहां से मिले? रेड को प्राचीन भारत का किसने उत्खनन किया? योद्धे का इलाका किसको हराया था? उपाधि क्या थी? रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? सालवा का इलाका कौन सा था? किससे लड़ते रहते थे? अर्जुनन का इलाका कौन सा था? राजन्य का इलाका कौन सा था? अशोक के अभिलेख कहां से मिलते हैं? कितने अभिलेख है? पहला अभिलेख कौन सी पहाड़ी से? कब? किसको? और क्या कहते हैं इसको? अशोक क्या कहलाता है इसमें? मगध का राजा। किस किस में विश्वास है उसका? बुद्ध, संघ और धम्म में विश्वास व्यक्त करता है। कितनी पुस्तकें? दूसरा अभिलेख किसको? कब मिला? कौन सी पहाड़ी से? कौन सा चीनी यात्री आके गया था? क्या कहता है इसको? कितने बौद्ध मठ थे? हूणों के कौन से राजा ने तुड़वाए? क्या क्या फेमस है यहाँ की? कौन से जयपुर के राजा ने उत्खनन करवाया? राम सिंह सेकंड। क्या मिला यहाँ से? जिसमें शायद भगवान बुद्ध के आजादी से पहले 1936 में किसने किया? आजादी के बाद किस किसने किया? नील रतन बनर्जी। और कौन से चित्र मिले? कौन सी लिपि मिली? कौन कौन सी डूंगरी का उत्खनन हुआ? भौमली की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। मानसरोवर अभिलेख कब का है? कितने मौर्य राजा? नाम बताओ देखे। कणसवा शिवालय अभिलेख कब का है? कौन से मौर्य राजा? इसके बाद की कोई जानकारी? इंडो ग्रीक मिनांडर ने कहां अटैक किया था? बेराट से कितने सिक्के मिले इनके? नोहा कौन से जिले में? किसने उत्खनन किया? आरसी अग्रवाल। क्या क्या मिलता है अपने को? लोहा। क्या मिलता है? किसकी मूर्ति है? यक्ष की मूर्ति। इसको क्या कहते हैं? जाक बाबा। कौन से काल की? कुषाणों में किस किस के सिक्के? वासुदेव और ओविस। रंगमहल कहां पे? स्वीडन की कौन सी डॉक्टर ने? और कैसे मृद भांड? लाल, जिन पे धारियां, काली धारियां। किसकी मूर्ति है? और ये किससे संबंधित है? कुछ गुप्त काल का मुख्य सेंटर। किसने जीता बयाना को? उसका सामंत कौन था? कौन से वंश का? कौन सी लाट बनवाई? ये राजस्थान का। चित्रलेखा ने कौन सा मंदिर बनवाया? किसकी रानी थी? कौन से वंश का था? गुप्तों के सिक्के कहां से मिले? नगला छेल। यहाँ पे किसकी खेती होती थी? बड़वा अभिलेख कौन से वंश की जानकारी देता है? बड़वा में कितने पिलर है? लेख कितने पे? बाडोली में मंदिर किसने बनवाया? मिहिरकुल ने। किसका बनवाया? कोटा से एक शिव मंदिर कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? अच्छा, भीनमाल ज्योतियों किसकी राजधानी थी? चावड़ाओं की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कौन कौन से दो विद्वान थे? कौन सा चीनी यात्री आया था? उसने क्या कहा था इसे? चावड़ों किसने हरा दिया था बाद में? ये किसका केंद्र था? विद्या का। किसने उत्खनन किया? आरसी अग्रवाल ने। क्या क्या मिला यहाँ से? यूनानी दुहत्ती, सुराही और रोमन एम्फोरा। मार्क की किताब का नाम बताओ। शिशुपाल वध। ब्रह्मगुप्त को भारत का, उसकी किताबों का नाम बताओ। ब्रह्मस्फुट, सिद्धांत और खंड खाद्य। और आपके बसंतगढ़ अभिलेख कब का है? कौन सी माता जी के मंदिर से? कौन से चावड़ा राजा के टाइम? वर्मलाद। कौन है? वर्मलाद। आबू का सामंत कौन है? पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया? गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? किसने उत्खनन किया? नहीं बताया था? चलो लिख ले। अरे लिख लेंगे, पहले बताओ। अरे लिख लेंगे। क्या मिला यहां से? तांबा। ये तांबा कहां बेचते थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बांध किसके? वो किसके बॉर्डर? सुनारी कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? किसकी बस्ती थी? वैदिक कालीन। किसकी थी? वैदिक कालीन। क्या क्या मिला है? लोहा और चावल। घोड़ों से खींचे जाने वाले बरौर कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? कौन कौन सी हड़प्पा के अवशेष?
प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा। मोहरे कैसी, कितने लाजवर्द मन के। जोधपुरा कौन से जिले में, कौन सी नदी किनारे, क्या मिला है? औद्योगिक नगरी कौन सी? ईसवाल कहाँ पे? औजोरों की नगरी कौन सी? कुराड़ा कहाँ पे? नागौर के अंदर। उदयपुर में एक सेंटर और है झाड़ोल, एक चित्तौड़गढ़ में पिंड पांडलिया, सवाई माधोपुर में कोल माहौली, भरतपुर में, जौलौर में, और जयपुर के सेंटर 4 नंदलालपुरा, नलियासर, किराड़ोत और चीथवाड़ी। हमें अलवर में कहाँ कहाँ से शैल चित्र मिलते हैं? डडीकर और हरसोरा, सीकर में, सोनपुरा, बारा में, और बूंदी में, कोटा में। आलिनिया वाले चित्र किसने खोजे थे? किसने खोजे थे? अग्निकुंड का सिद्धांत कौन देता है? कौन सी किताब में? कौन से ऋषि? कहाँ यज्ञ कर रहे थे? कितने योद्धा उत्पन्न हुए? कौन कौन से? चालुक्यों को और क्या कहते हैं? किस किसने समर्थन किया? कौन कौन सी 3 किताबों में सूर्यवंशी बताया हुआ है? पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर विग्रह चतुर्थ का, और कौन सा इतिहासकार? चंद्रवंशी पृथ्वीराज सेकंड का। और शिवजी का कौन सा मंदिर? ब्राह्मण भीलवाड़ा में, और एक सिरोही का चंद्राव। कौन सी किताब? कायम रासो। और कौन से राइटर? विदेशी कौन कौन बताता है? विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। और इंद्र का वंशज कौन बताता है? रायपाल का। कितना बेटा? मैं ना 9:20 पे लगा था पूछने के लिए, 7:20 पे, सॉरी। अब क्या हुआ है? 7:32। कितने मिनट में? कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? 5। कितने दिन हो गए? मतलब 5 दिन का कितने मिनट में रिवीजन किया जा सकता? एक दिन का। एक दिन का कितने में होगा? 2.5। 5 2.5 12.5 होता है लगभग, 2.5 मान लो आप। तो ये तो तब है कि जब इधर से मैं बोल रहा हूं, उधर से आप बोल रहे हो। आप अकेले अकेले घर पे बैठ के रिवीजन करो तो 1.25 मिनट में टाइम और आधा हो जाएगा ना। पर बशर्ते आप याद करो, डेली की डेली आप पढ़ लो जाके, तब तो थोड़े दिन बाद में आपको लगेगा कि पूरा रजिस्टर याद है। और ऐसा केवल इसमें नहीं, ऐसा कैसा इकोनॉमी में या ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, किसी में किया जा सकता है। बस शर्त यही है कि डेली जाके पढ़ा जाए, पिछले 3 दिन का पढ़ा जाए, है ना। वरना आप कहीं तो मेरी तरफ में बैठे बैठे देखते रहते हो, वेरी गुड, शाबाश, पूरे याद है तेरे को, थो किताब पढ़ता रहता है, देख तो। चलो आप वो लिख लो पहले, गणेश्वर में उत्खनन करता लिख लो। एक बार लिख, बाद में गणेश्वर के उत्खनन करता लिख लो, रतन चंद्र अग्रवाल। हाँ पूछ, क्या पूछ रहा था? पिछले 3 दिन का तो कर रहा है, उसके बाद भूलेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। कुछ ही नहीं करना उनके पहले वाला। 3 दिन किया, बाद छोड़ दिया, कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा, डाटा फिट हो जाएंगे वो। शाम को है ना नोट्स बंद करके रिवीजन किया करो, शाम को सोते टाइम या शाम को खाना खाने के बाद वॉक किया करो, तब कि रिवीजन किया करो कि यार क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो उसमें एग्जैक्टली यूं दिमाग में लाया करो कि भाई अपन ने पढ़ा था कार्लाइल पुरातत्व का जनक, C.A. हैकेट, जयपुर इंद्रगढ़, सेटनकार, झालावाड़, B. आलसीन, जालोर, बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी किनारे, वीरेंद्रनाथ मिश्र, महासतियां, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि, तांबे की छेद वाली सुई, तिलवाड़ा, बाड़मेर, लूणी नदी, वीरेंद्रनाथ मिश्र, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, अग्निकुंड, पचपदरा, बूढ़ा पुष्कर, जायल, डीडवाना, आहड़, आयड, बेड़च, उदयपुर में, आघाटपुर, आठपुर, धूलकोट, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र, विदेशी सब, सॉरी हर्षमुख धीरज सांकलिया। और बाद में आप उधर से तांबे की भट्टियां, रंगाई छपाई उद्योग, काले व लाल मृदमांड, गोरेया कोट, बाट, लाजवर्धमन के बिना हत्थे का जलपत्र, आपके अपोलो के चित्र वाला सिक्का, बेल की मण मूर्ति, सब के साथ आभूषण, कच्ची ईंटें, क्वार्ट्ज, पत्थर की नींव, 6 चूल्हे, 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा, चावल, गेहूं और जवार। ये यूं आना चाहिए दिमाग में, स्कैन होनी चाहिए फोटोकॉपी। कॉपी बंद करने के बाद वह पढ़ाई कतई पढ़ाई नहीं है जो नोट्स खोल के की जाए, पढ़ाई वो है जो नोट्स बंद करके की जाए। कि नोट्स बंद कर दिए, उसके बाद यदि दिमाग में चीजें चलती है आपके, तब तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, और ये दिमाग में चीजें नहीं चलती है, इसका मतलब धूल में लठ मार। फिर आप गुप्त दान दे रहे हो हमें, आपके पास रुपए थे, आपने हमें लाके जमा करवा दिए, आप रुपए पे हम ऐश कर लेंगे।
फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई भी लेना देना। पढ़ने का मतलब तभी है जब चीजें यूं दिमाग में उतरे। पढ़ने का मतलब तब है कि आपको रैंडम को दूसरा काम भी कर रहे हैं, उस टाइम दिमाग के अंदर ये आए, कह रहे यार काले और लाल मरीच भांडे को क्या कहते हैं। उस टाइम यदि कभी दिमाग में आएगा, आप खाना खा रहे हो और तब भी आपके दिमाग में चीजें चल रही है, तब तो पढ़ाई कर रहे हो। नहीं तो ठीक है, फैशन है आजकल सिविल की तैयारी करना, कूल लगता है, किसी को बताने में अच्छा लगता है कि यू नो मैं सिविल की तैयारी करता हूँ आजकल, तो ये करना है तब तो और ही ठीक है। और पढ़ाई करनी है तो फिर ऐसे करनी है। चलो पढ़े आगे। लास्ट में क्या लिखवाया था, उत्पत्ति स्थल भी बता दिया था मैंने ना, क्या है उत्पत्ति स्थल, सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य वाले सांबर के चारों तरफ रहते थे, ऐसा कौन कहता है हमें, रामकरण अशोक। और इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी, छत्रपुर, जिसको आजकल वर्तमान का अपने क्या कहते हैं, नागौर कहते हैं। चौहानों ने कई जगह पे राज किया था, कहां कहां राज किया था, मैं पहले वो नाम लिख देता हूं। चौहान रियासत है, बाद में अपने एक एक का इतिहास पढ़ेंगे। हेडिंग डालो अपने, चौहान स्टेट्स। चौहान रियासत है। क्या बंद है, ये चालू करो। नाम उतार लो एक बार, फिर अलग अलग पोस्टमार्टम कर लेंगे अपने। उतार लिए। सबसे पहले कौन सा है बताओ देखे, कौन सा है। अभी मैं बता ही रहा था आपको कि भाई चौहान सबसे पहले कहां पे रहते थे, सपादलक। सपादलक का मतलब सांबर के चारों ओर। तो सबसे पहले ये लोग कहां पे आए थे, सांबर से ही ये ब्रांच आगे बढ़ते बढ़ते साम्राज्य विस्तार हुआ। साम्राज्य विस्तार होते होते कहां चले गए, तो भले आप इनको सांबर के चौहान कर दो या इनको क्या कर दो, अजमेर। वो सांबर वाले कंटिन्यू करते हैं खुद को और कंटिन्यू करी कहां पर चले जाते हैं, अजमेर। अजमेर से इनका एक बंदा चला जाता रणथंभौर। कहां चला जाता है, जब अजमेर में इनका राज खत्म होता था, अजमेर से ये कहां माइग्रेट हो गए थे, रणथंभौर। जब ये लोग सांबर रहते थे तभी इनका एक बंदा बीच में, अभी हम पढ़ेंगे, एक बंदा बीच में निकल के चला गया नाडोल। कहां चला गया, तो पहले ये सांबर थे। मूल ब्रांच कहां पर है, सांबर। ओरिजिनली कहां के थे, सांबर। सांबर से कहां गए, वो सेम ब्रांच कहां गई, अजमेर। सांबर से एक ब्रांच बीच में कहां चली गई थी, नाडोल। और अजमेर से एक ब्रांच कहां चली गई थी, रणथंभौर। ठीक है। नाडोल वाले बाद में गए जालोर। नाडोल वाले कहां गए, जालोर वाले गए सिरोही। नाडोल से कहां गए, जालोर। जालोर से कहां गए, नाडोल से एक ब्रांच गई बूंदी। कहां गई, और बूंदी वाली ब्रांच गई कोटा। बूंदी से कहां गए, कोटा। ये भी याद नहीं रखना कहां से कौन गए, अपने सीधा सीधा याद रखना कौन कौन से थे, तो याद रह जाएंगे। शुरुआत में कहां थे, सांबरी अजमेर। एक कहां पे, सवाई माधोपुर में जगह पड़ती है। फिर कहां पे आपका, नाडोल पाली में पड़ता है। फिर जालोर, सिरोही, बूंदी, और कुल मिला के यहाँ पे चौहानों का राज था। तो कभी कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सी जगह पे चौहानों का राज नहीं था, और वो ऑप्शन दे देगा ऐसे, सांबर, रणथंभौर, नाडोल, बीकानेर। तो कि भाई बीकानेर में ये वंश नहीं था, बीकानेर में दूसरा कोई वंश रहा होगा ना। तो याद रह जाएगी चीजें, एक एक पढ़ते हैं। लिखो सांबर, सांबरी अजमेर के चौहान।
सांबरी अजमेर का इतिहास, ये लिख लो अपना। तो सांबरी अजमेर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सांबर अजमेर, दोनों नाम लिख लेना। सांबरी अजमेर का इतिहास, एक सिंपल लाइन लिखो नीचे। सांबर में चौहान वंश का शासन था, चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर सांबर। सांबर में चौहान वंश का शासन था, चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर सांबर। कौन से वंश का शासन था? अब अपने राजा पढ़ते हैं। पहला राजा लिखो वासुदेव। कौन है राजा? वासु। एक पुराने राइटर हैं जिनका नाम है राजशेखर। क्या नाम है? और राजशेखर ने एक बुक लिखी थी प्रबंध कोश। राजशेखर की बुक का नाम क्या है? प्रबंध कोश। किसकी बुक है प्रबंध कोश? राजशेखर की बुक है। ये बुक ये बताती है कि वासुदेव ने 551 ईस्वी में, कब की बात है? सांबर में अपना राज्य स्थापित किया था। इसका मतलब सांबर में चौहानों का राज्य कब स्थापित हुआ है? 500। ऐसा हमें कौन बताता है? राजशेखर की पुस्तक प्रबंध। हिस्ट्री एविडेंस खूब मांगती है। ये जानकारी मिली तो कहां से मिली? आपको क्या पता? तो हमें कौन सी किताब से मिली? राजशेखर की प्रबंध। तो यहाँ ये कम इंपॉर्टेंट है कि भाई कब की थी, ये सन वगैरह मत याद करना। बोले मैं इसलिए लिखवा देता हूं कि मैं नहीं लिखवाऊं तो बच्चे पूछते हैं कब की थी। कभी नहीं पूछते। एक हिस्ट्री में हमेशा याद रखना, सन कभी याद नहीं करने। सन का कोई क्वेश्चन नहीं आता हिस्ट्री के अंदर। तो आपने सन के अलावा बाकी चीजें करनी है, पर ये थोड़ा क्रोनोलॉजी सेट कर देती, दिमाग में रहता है कि इस टाइम के आसपास हुए थे। बताता कौन है? राजशेखर। कौन सी बुक में? कब, कहां पे, किसने, कौन से वंश का शासन स्थापित किया? लिख लो। देखो राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक राजशेखर ऑफ प्रबंध कोश, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक प्रबंध कोश ऑफ राजशेखर, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी में इसने सांबर में चौहान राज्य स्थापित किया था। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन 551 AD एट सांबर। 551 ईस्वी में इसने सांबर में चौहान राज्य स्थापित किया था। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन 551 AD एट सांबर। इसने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान राज्य स्थापित किया था। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन 551 AD एट सांबर। कहां पर स्थापित किया? सांबर में। किसने किया? अच्छा, कल अपने एक अभिलेख पढ़ रहे थे, बिजोलिया पढ़ रहे थे। बिजोलिया वाला अभिलेख कहता है कि इसने सांबर में झील बनवाई थी। क्या बनवाई थी? झील का निर्माण करवाया था। तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? लिखो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सांबर। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सांबर। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सांबर। तो वासुदेव के बारे में दो जानकारियां हैं। कोई पूछे फाउंडर ऑफ चौहान, चौहानों का संस्थापक कौन था? तो कौन था? वासुदेव। और उसने झील कौन सी बनवाई थी? और सांबर बनवाई। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? बिजुल। अगला राजा लिख लो। गुवक प्रथम, गुवक फर्स्ट। गुवक प्रथम, गुवक फर्स्ट। कौन है? जब चौहान सांबर में राज कर रहे हैं, चौहान कहां राज कर रहे हैं? उस समय अपने पूरे राजस्थान में यदि कोई वंश हुआ करता था, एक बड़ा वंश था, तो वो था प्रतिहार।
कौन सा था? और प्रतिहारों की राजधानी हुआ करती भीनमाल। कौन सी थी? आपने पढ़ते चावड़ाओं से किसने छीन लिया था? प्रतिहार। तो पूरे बड़ी शक्ति जो यहाँ की बड़ी पावर है वो तो कौन है? प्रतिहार। प्रतिहारों की राजधानी कौन सी है? भीनमाल। एक इलाका सांबर और यहाँ पर कौन आके बैठ गए? चौहान। कोई भी बड़ी पावर होती वो छोटी पावर से टैक्स लेती कि तुम सारे के सारे मुझे क्या दो? टैक्स। और टैक्स नहीं, मैं जब बुलाऊंगा तब मेरी तरफ से लड़ने के लिए भी आओगे। तो चौहान इन प्रतिहारों की तरफ से लड़ने जाते हैं, चौहान इन प्रतिहारों को क्या देते हैं? टैक्स। यहाँ प्रतिहारों में एक राजा बनता, उसका नाम है नागभट्ट सेकंड। कौन है? और इस नागभट्ट सेकंड के टाइम तक आते आते गुवक जो होता है ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है और गुवक इनको टैक्स देने से मना कर देता है कि नहीं दे रहा, जो तुम्हारे जी में है वो कर लेना। इसका मतलब ये पावरफुल है, डायरेक्ट उससे क्या ले रहा है? टक्कर। तो इसके बाद में इन्होंने प्रतिहारों को टैक्स देना क्या कर दिया? बंद। तो गुवक से पहले तक चौहान प्रतिहारों को टैक्स देते थे, उसके बाद टैक्स देना बंद कर दिया। तो मैं कह सकता हूं गुवक चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग कोई हुआ था तो वो कौन था? तो इससे पहले ये किसके फ्यूडल्स हुआ करते थे? कौन से प्रतिहार की अधीनता मानने से मना कर देता है? किसकी कर देता है? देखो, यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। ही वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान किंग। यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। ही वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान किंग। यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। ही वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान किंग। अब नीचे लाइन चेंज कर लिखना। पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार्स। फ्यूडल समझ गए ना? पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार्स। पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार्स। ये जो नागभट्ट था ना, इस नागभट्ट ने गुवक को उपाधि दे रखी थी वीर, कि तू मेरा सबसे वीर सेनापति है। तो नागभट्ट सेकंड ने गुवक को क्या उपाधि दी थी? वीर की। लिख लो, प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने, प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड, प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने, प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू गुवक फर्स्ट। गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू गुवक फर्स्ट। गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू गुवक फर्स्ट। गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। लाइन चेंज करके लिखो। लेकिन कालांतर में, बट लेटर ऑन, लेकिन कालांतर में, बट लेटर ऑन, इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ही डिनाइड टू एक्सेप्ट सुपरमेसी ऑफ प्रतिहार्स। इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ही डिनाइड टू एक्सेप्ट सुपरमेसी ऑफ प्रतिहार्स। प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। He denied to accept supremacy of प्रतिहार्स। कि भाई गुवक को समझ में आ गया कि जो वीर मैं हूं, जीतता तू मेरी वजह से है, तो फिर तेरे को किस बात का टैक्स है? तो नागभट्ट ने पूछा भी, इसने कहा टैक्स वैक्स नहीं है आज के बाद में। नागभट्ट ने पूछा भी कि भाई क्या क्या, मैं समझा नहीं यार, अपने तो भाई भाई थे। उसने कहा ना ना, आज के बाद तलाक तलाक तलाक, तुम तुम्हारे राम हमारे। इसके बाद चौहानों ने प्रतिहारों को टैक्स देना। तो दोनों बातें, कोई पूछेगी पहले चौहान किसके अधीन हुआ करते थे? प्रतिहारों। किसके टाइम से अलग हो गए थे? तो अगला राजा लिखो, चंदनराज। चंदनराज चंदनराज की एक रानी थी, उस रानी का नाम था आत्मप्रभा। क्या नाम था? या उसका नाम था रुद्राणी। दोनों नाम मिलते हैं। क्या क्या नाम बताओ देखिए? आत्मप्रभा या किसकी रानी है? इसके लिए कहा जाता है कि एक तो शिव जी की भक्त थी। किसकी भक्त थी? पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर शिव जी की पूजा करते। दीपक जलाती पुष्कर में, वहां पे पुष्कर झील के अंदर बहाती उनको। कितने दीपक? और किसकी पूजा करती? कौन सी रानी? एक और नाम के, किसकी रानी थी? लिखो,
इसकी रानी आत्म प्रभा, कोष्टक में रुद्राणी लिख लेना। इसकी रानी आत्म प्रभा, हिज क्वीन आत्म प्रभा, रुद्र की भक्त है इसलिए रुद्राणी है। इसकी रानी आत्म प्रभा, हिज क्वीन आत्म प्रभा। भगवान शिव की भक्त थी, वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव की भक्त थी, वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव की भक्त थी, वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। तथा पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। एंड वर्शिप लॉर्ड शिवा बाय लाइटनिंग 1000 लैम्प्स इन लेक पुष्कर। तथा पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। एंड वर्शिप लॉर्ड शिवा बाय लाइटनिंग 1000 लैम्प्स इन लेक पुष्कर। पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। एंड वर्शिप लॉर्ड शिवा बाय लाइटनिंग 1000 लैम्प्स इन लेक पुष्कर। अपने टाइम का योगा करती थी। देखो, यह योग क्रिया में निपुण महिला थी। यह योग क्रिया या यौगिक क्रिया लिख लो, पूरा लिख लो। यह यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट इन योगा प्रैक्टिस। यह यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट इन योगा प्रैक्टिस। यह यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी। लेडी रामदेव थी, बाबा रामदेव इतने योगा। शिल्पा शेट्टी थी उस टाइम की। चलो आगे लिखो। देखो, वाकपति राज। नाम कितने अच्छे हैं, देखो, वाकपति राज। वाकपति राज के लिए कहा जाता है कि इसने 108 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते थे? कोई पूछे चौहानों के कौन से राजा के बारे में कहा जाता है वो 108 युद्धों का विजेता था, तो कौन सा? लिखो, यह 108 युद्धों का विजेता था। ही वॉज विक्टर ऑफ 108 बैटल्स। यह 108 युद्धों का विजेता था। ही वॉज विक्टर ऑफ 108 बैटल्स। यह 108 युद्धों का विजेता था। इसका एक बेटा हुआ लक्ष्मण राज। बेटा कौन हुआ? अपने ना प्राचीन काल में पाली बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मध्यकाल में, सॉरी, प्राचीन काल नहीं, मध्यकाल में अपना व्यापारिक केंद्र कोई था तो कौन सा था? पाली। अच्छा, जहां व्यापार ज्यादा होगा वहां लूटपाट ज्यादा होगी, कम होगी? जहां पैसे ज्यादा वहां लूटपाट ज्यादा। तो इस पाली वाले इलाके में लूटपाट भी ज्यादा थी। तो एक बार पाली के कुछ व्यापारी सांभर के राजा वाकपति राज के पास आए। किसके पास आए? सांभर के राजा वाकपति। और वाकपति राज को आगे कहा कि राजा वाकपति राज, हम पाली के व्यापारी हैं, हम तुम्हें टैक्स दे देंगे, तुम कहो तो और टैक्स दे देंगे, पर हमारी रक्षा करो यार। हमारे वहां पे लुटेरे ज्यादा है इसलिए हमारी रक्षा नहीं हो पाती, और तुम यहाँ सांबर में बैठ के उन लुटेरों को नियंत्रित ही नहीं कर सकते। तो वाकपति राज ने कहा ठीक है, मैं अपना एक बेटा तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, ये तुम्हारे उसी इलाके को संभाल लेगा, तुम इसको टैक्स दे दिया करो। वाकपति राज ने जो अपना बेटा भेजा, वो बेटा कौन था? ये जाके नाडोल को राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? अभी हमने पढ़ा नाडोल के चौहान, लिस्ट में पढ़ा नाडोल। तो नाडोल कहां से गए थे लोग? सांबर से। कौन गया था? लक्ष्मण राज। किसका बेटा है? व्यापारियों की रक्षा के लिए। याद रहेगी बात? लिखो, इसके बेटे लक्ष्मण राज ने, हितसन लक्ष्मण राज, इसके बेटे लक्ष्मण राज ने, हितसन लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट एट नाडोल। नाडोल पाली में जगह भैया ना। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट एट नाडोल। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगले राजा लिख ले। शुरुआत वाले थोड़े थोड़े लिखने ही। देखो, विग्रहराज सेकंड। कौन है बताओ? देखे, विग्रहराज सेकंड। ये कोई लोड नहीं लेना कि सर विग्रहराज फर्स्ट तो पढ़ा ही नहीं। हम सारे राजा नहीं पढ़ते, हम उन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जिनमें लखन है ना। इतनी पीढ़ियां भी बीच में कोई बेलखने आगे निकल गए, उनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता। अपने केवल उनके बारे में पढ़ते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिन्होंने कोई 4 ढंग के काम किए। हमारा काम राजाओं की वंशावली याद करना, हमारा काम है कोई ढंग के राजा जिन्होंने कोई काम किया उनको याद करना। ये बात समझ में? तो विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड ने गुजरात के एक राजा को हराया।
कल मैं आपको बता रहा था गुजरात में एक वंश था चालुक्य। कौन सा वंश था? मैंने कहा था वो 4 जो अग्निकुंड वाले हैं उनमें से एक गुजरात में, बाकी 3 अपने राजस्थान में थे। और गुजरात का राजा था मूलराज फर्स्ट। कौन था? तो गुजरात के मूलराज फर्स्ट को अपना कौन सा राजा रहता है? विग्राजे सेकंड। मूलराज फर्स्ट कौन से वंश का है? और अपने वाला विग्राज सेकंड कौन से वंश का है? वहां जीता। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है बड़ौच। कौन सी जगह? जिसको भरूच, भरूच भी बोलते हैं, भरूच या बड़ौच नाम की जो जगह है, वहां पर इसने एक मंदिर बनवाया आशापुरा माता का। कौन सी माता जी का बनवाया? किसने? किसका मंदिर बनवाया? ये जो आशापुरा माता है ना, ये चौहानों की कुल देवी है। कैसी देवी इनकी? तो भाई अपने कुल देवी का मंदिर बनवाएगा जिन इलाकों को जीतेगा वहां पे। कौन से राजा ने? किसको हराया? मूलराज फर्स्ट कौन से वंश का है? कहां का राजा है? गुजरात का। वहां पे कहां पे मंदिर बनवाता है? बड़ौच में। कौन सी माता जी का? लिखो। इसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया। He defeated गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट। किसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया? He defeated गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया। He defeated गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया तथा बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया एंड बिल्ट टेंपल ऑफ आशापुरा माता एट बड़ौच या भरूच, कुछ ही लिख लेना। तो बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया एंड बिल्ट टेंपल ऑफ आशापुरा माता एट बड़ौच या भरूच। गुजरात में जगह भैया ना, भरूच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो, अपने काम की बात यह है। आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है। आशापुरा माता इज क्लेम डाइटी ऑफ चौहान डायनेस्टी। आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है। आशापुरा माता इज क्लेम डाइटी ऑफ चौहान डायनेस्टी। ऊपर वाली बात याद रहे नहीं रहे, नीचे वाली बात याद रखना है ना। कोई कल्चर में अपने से क्वेश्चन पूछेगा कि आशापुरा माता कौन से वंश की कुल देवी तो कौन सी है, कहां मंदिर बना, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं। अगला राजा लिखो गोविंद थर्ड। अगला राजा कौन है? एक मुस्लिम इतिहासकार हुआ, उसका नाम है फरिश्ता। क्या नाम है? आगे आप मिडिवल पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री तब और पढ़ेंगे। इसने एक अच्छी सी किताब लिखी थी, तारीख फरिश्ता। कौन सी किताब लिखी थी? तारीख का मतलब होता है इतिहास। तारीख का मतलब क्या होता है? इतिहास। तारीख ए फरिश्ता उल्टा लिखते थे, अरबी में उल्टा लिखते, तारीख ए फरिश्ता। जहां भी ए लगता है इसका मतलब होता है का के की। क्या मतलब होता है इसका? का के की। तो अब तारीख ए फरिश्ता उल्टा पढ़ो इसको, फरिश्ता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फरिश्ता। मैं कोई बुक लिखूं, मैं उस बुक का हिंदी में लिखूंगा, मैं लिखूंगा राजवीर का इतिहास। मैं उसको इंग्लिश में लिखूं तो मैं कहूँ हिस्ट्री ऑफ राजवीर। मैं उसको फारसी के अंदर लिखूं तो मैं लिखूंगा तारीख राजवीर। आगे बात समझ में? तो तारीख का मतलब क्या होता है? तो फरिश्ता की कौन सी किताब है? तारीख फरिश्ता। उसके अंदर फरिश्ता बताता है कि भाई इधर अफगानिस्तान साइड में एक जगह पड़ती थी गजनी। कौन सी जगह थी? गजनी में मुसलमानों का कब्जा हो गया था। इसलिए गजनी वाले जो मुसलमान थे वो लगातार अपने इधर हमला किया करते। तुर्क थे यहाँ पे। कौन थे? मुसलमानों की भी कौन सी जनजाति थी यहाँ पे? तो गजनी वाले तुर्क इधर से लगातार हमले करते। अच्छा, गजनी वाले तुर्कों का मुख्य निशाना था गुजरात। मुख्य निशाना कौन सा था? क्योंकि अपने इधर इस वेस्ट में कह दो या नॉर्थ के अंदर कह दो, अपने सबसे पैसे वाली कोई जगह थी तो गुजरात थी। वे जगह जो समुद्र के पास में होती है हमेशा पैसे वाली होती है। गुजरात समुद्र के पास में था, अरब सागर का तट लगता था, अरब सागर का तट लगता, कोस्टल एरिया था, कोस्टल एरिया में फॉरेन ट्रेड होगा। इसलिए देखो मैंने बीच में भी एक दिन कहा था कि लोथल में बंदरगाह मिला था, डॉकयार्ड मिला था लोथल के अंदर से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ये लोग ट्रेड किया करते थे। तो गुजरातियों के ट्रेड बाई ब्लड है, इसलिए गुजराती आज भी नौकरी करना पसंद नहीं करते, दुकान खोल लेंगे। कि गुजरातियों को यूं कहा जाए कि तो कांस्टेबल का फॉर्म भर दे, इसका फॉर्म भर दे, तो उनको शर्म आती है क्या? सरकारी नौकरी, ये टुच्चा काम।
ये कौन करता है यार, सरकारी नौकरी कैसे की? दुकान खोल के बैठ जाएगा, चक्की खोल लेगा, पर गुजराती सरकारी नौकरी नहीं करे। इसलिए बीच में कई सालों तक तो गुजरात की पुलिस में राजस्थानी भरे पड़े रहते थे। गुजरात वाले तो लगते नहीं, पुलिस की तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो लगेगा, तो अपने राजस्थान वाले फटाफट जाके गुजरात के अंदर लग जाते हैं। या उधर कोई एक गया, उसने बाद में अपने बंदों को बुलाया, लो आओ रे, थोड़ी बहुत गुजराती सीखनी है, एक डिप्लोमा करवाते हैं तुम्हें इधर, और ये इधर लग जाओगे। तो खूब सारे लोग उधर अपने वाले नौकरी लगे थे जाके। तो गुजराती हमेशा व्यापार की तरफ ध्यान देते, जहां व्यापार होगा वहां पे पैसा ज्यादा होगा, इसलिए गजनी वाले अटैक करने के लिए कहां जाते? गुजरात। पर यदि आप अफगानिस्तान से आओगे तो अफगानिस्तान, बाद में कहां घुसोगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान से अपना पंजाब, अपने पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, रूट यही होगा। अपने चौहानों ने इनको कभी राजस्थान क्रॉस नहीं करने दिया। 1192 तक इनकी कभी औकात नहीं हो पाई कि इधर जा पाए। बीच में महमूद गजनवी जरूर 1000 के आसपास में इधर जाने की कोशिश कर पाता है, बाकी नहीं जाने दिया था। तो फरिश्ता मुस्लिम इतिहासकार ये लिखता है कि उधर से गजनी का जो राजा है वो बड़े जोर शोर से आ रहा था, लेकिन उसको मारवाड़ी नहीं क्रॉस करने दिया था। किसने किसने नहीं करने दिया? ऐसा कौन कर रहा है? फरिश्ता कह रहा है कि गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। किसने नहीं करने दिया था? लिखो, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियन फरिश्ता, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियन फरिश्ता, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियन फरिश्ता, इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। He did not allow king of Ghazni to cross Marwad. He did not allow king of Ghazni to cross Marwad. गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। He did not allow king of Ghazni to cross Marwad. गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। He did not allow king of Ghazni to cross Marwad. गजनी के राजा को क्या नहीं पार करने दिया? उपाधि लिख लो, इसकी एक बड़ी शानदार उपाधि है, कोई पूछ लेगा। वेरी घट, क्या उपाधि है इसकी? टाइटल, टाइटल लिख लो इसका। क्या टाइटल था? वेरी घट। क्या उपाधि बताओ देखिए। वेरी, वेरी शब्द बेरी से बना, बेरी, बेरी मतलब दुश्मन, बेरी मतलब क्या है? घट मतलब मारने वाला, दुश्मनों को मारने वाला। तो दुश्मनों को मारने वाला जो हुआ उसकी उपाधि क्या बढ़ गई? वेरी गुड। ये एक बुक के अंदर लिखी, भाई हमें क्या पता इसकी उपाधि थी, तो एक बुक में लिखी हुई है। बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। कौन सी बुक? जिसमें चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी। क्या बताया गया? जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। वो जो पृथ्वीराज विजय किताब है, तो उसमें चौहानों की सबकी जानकारियां हैं। तो उसमें चौहान गोविंद थर्ड को क्या लिखा गया? साफ साफ लिखा है कि भाई गोविंद थर्ड के बाद में वेरी घट उपाधि का कोई भी मतलब नहीं। या गोविंद थर्ड की उपाधि थी, वो क्या थी? कौन सी किताब में? लिख लो कोष्टक में, पृथ्वीराज विजय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। आगे पढ़ लेंगे हम पृथ्वीराज विजय किसने लिखी, क्यों लिखी, कब लिखी। दो बातें तो याद रहे अपने। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इच्छा है शुरुआत में छोटे छोटे राजा पढ़ने। वापस देखो, देख क्या क्या काम है। पहले कौन सा राजा पढ़ा हमने? वासुदेव। दो बातें, चौहानों का क्या है वो? संस्थापक। कौन बताता है हमें? राजशेखर। कौन सी बुक में? प्रबंध कोश। स्थापना कब की? 551। कौन सी झील बनवाई? ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? बिजोली। उसके बाद पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन है? गुवक। किसके अधीनता मानने से मना करता है? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने क्या उपाधि दी? वीर। इसका मतलब पहले प्रतिहारों के अधीन थे, बाद में अधीनता मानने से मना कर गए। चंदन राज की रानी का नाम क्या है? आत्मप्रभा। रुद्र की भक्त है इसलिए रुद्राणी। कौन सी झील में? पुष्कर झील में। कितने दीपक जला के? अच्छा, और देखो आप, यदि आप कह रहे हो कि आत्मप्रभा पुष्कर झील के अंदर पूजा कर रही है, इसका मतलब साम्राज्य का विस्तार सांबर से पुष्कर तक तो हो गया। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आत्मप्रभा सांबर से रवाना होती होगी और पुष्कर आगे पूजा करके जाती होगी। वो पुष्कर के आसपास तक पहुंच गए, इसलिए आत्मप्रभा डेली पुष्कर जाती है और पुष्कर के अंदर भगवान शिव के कितने दीपक जलाकर पूजा करती, योगा करती थी। तो हम कहते हैं किसमें निपुण महिला थी वो? योगी क्रिया। उसके बाद 108 युद्ध जीतने वाला राजा कौन है? वाघ। उसका बेटा कौन है? और लक्ष्मण राज कहां चला गया? नाडोल। बाद में विगराज सेकंड जो था वो गुजरात के कौन से चालुक्य राजा को रहा था? और वहां पे कौन सी माता जी का मंदिर बना था? और आशापुरा माता उनकी क्या है? और बाद में गोविंद थर्ड कहां के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने देता? ऐसा हमें कौन बताता है? फरिश्ता। कौन बताता है? फरिश्ता। उसकी उपाधि क्या थी? और वेरी घट का मतलब क्या होता है? दुश्मनों को मारने वाला। ऐसी जानकारी हमें कहां मिलती है?
कहां से मिलती है? पृथ्वीराज। अगला राजा लिखो, अजय राज। अगला राजा कौन है? अजय राज। अजय राज बड़ा राजा हुआ। 1113 ईस्वी में ये अजमेर की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? सुनना देखो, मेरू, मेरू का मतलब होता है पहाड़। मेरू का मतलब क्या होता है? अजय ने मेरू पे शहर बनाया, इसलिए शहर का नाम रखा गया अजय मेरू। क्या नाम था? मेरू का मतलब पहाड़। पहाड़ पे किला बनवाते हैं, पहाड़ पे किला बनवाया तो वहां शहर बच गया। पहले किला ही शहर हुआ करता था। बड़े किले बनाते, जितनी भी पॉपुलेशन होती उसको किसके अंदर रखते? किले के अंदर रखते, ताकि कोई आक्रमण वगैरह हो तो ध्यान रखा जा सके। बाहर भी पॉपुलेशन यदि होती तो आक्रमण के टाइम कहते भाई सबको कहां लाया जाए, इनको किले के अंदर। तो किला बनाया, पहाड़ के ऊपर किला बनाया। अजय ने मेरू पे बनाया, इसलिए नाम क्या रखा गया? अजय मेरू। या अजय मेरू, अजय मेरू, अजय मेरू, अजय मेरू करते करते क्या हुआ है? तो सांबर से रवाना हुए थे, 1113 तक आते आते अजमेर को अपनी क्या बना लेते हैं? राजधानी। कौन सा राजा? कब बनाता है? ये स्टार लगा के लिखो, ये काम की बात है। ये 1113 ईस्वी में, इन 1113 एडी, 1113 ईस्वी में, इन 1113 एडी। पंखा चला, चलाना पड़ेगा, गर्मी लग रही। चला लिखो, इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर। इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर। इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर। तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। किसका निर्माण करवाया? किले का निर्माण करवाया। गजनी की तरफ से अटैक लगातार हो रहे हैं, इसलिए फिर गजनी वाले राजाओं को हराता है। मैं कल ही बता रहा था कि अपनी किताबों में बड़ी सिंबॉलिक चीजें हैं। अपनी किताबों में लिखा हुआ कि इसने गर्जन मातंगों को हराया। किसको हराया? गर्जन मातंगों को हराया इसने। अच्छा, गर्जन मातंग का मतलब क्या? मातंग का मतलब होता है हाथी। मातंग का मतलब क्या होता है? गजनी की तरफ से आने वाले हाथियों को हराया। इसका मतलब गजनी की तरफ से कोई अटैक हुआ है, उनको हरा के वापस कौन भेज रहा है? अजय राज। कौन हरा के भेज रहा है? तो एग्जैक्टली ऐसी लाइन आएगी, गर्जन मातंगों को हराने वाला चौहान राजा कौन था? तो कौन था? गर्जन मातंग का मतलब क्या होता है? हाथ। मातंग का मतलब तो हाथी। सिंपल मतलब ये गजनी की तरफ से अटैक हुआ है। किधर अटैक हुआ है भाई? मुसलमानों का बड़ा अड्डा कौन सा था? गजनी। तो सारे अटैक उधर से होते थे। एक अटैक पहले गोविंद थर्ड के टाइम में, गोविंद थर्ड हरा के भेज रहा है। अजयराज के टाइम में अटैक हुआ, अजयराज भी उनको हरा के भेज रहा है। लिखो, इसने गर्जन मातंगों को हराया था। ही डिफीटेड गर्जन मातंग्स। इसने गर्जन मातंगों को हराया था। ही डिफीटेड गर्जन मातंग्स। किसको हराया इसने? गर्जन मातंगों को हराया था। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था सोमलेखा। क्या नाम था रानी का? इस सोमलेखा के नाम के इसने सिक्के चलाए थे। वो सिक्के एक तो चांदी के हैं, एक तांबे के। किस किस के? अब वो दोनों पूछेगा, कौन से चौहान राजा ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे? किसने चलाए थे? अजय। अजय राज ने चलाए थे। ये जो चांदी और तांबे के सिक्के थे, कौन सी रानी के नाम के चलाए गए? किसके नाम के? सोमलेखा। लिखो, इसने अपनी रानी सोमलेखा के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। He circulated silver and copper coins. He circulated silver and copper coins with his queen named सोमलेखा। इसने अपनी रानी सोमलेखा के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। He circulated silver and copper coins with his queen named सोमलेखा। तो मुझे याद है एक बार कोई आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा चौहान राजा था जिसने पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से ढक दिया था। अब पुरानी किताबों में सिंबॉलिक चीजें होती, मैंने वही बताया। ढक दिया इसका मतलब उसने खूब सारे चांदी के सिक्के चला।
अब चांदी का अजयराज ही चला रहा है तो उसका आंसर भी क्या होगा? कौन से राजा? यार इस कबूतर को बाहर निकालो या एक बार पंखे बंद करो, वरना अभी सुबह सुबह हत्या का पाप ले लोगे यार। पहले उसको या तो बाहर निकाल या ये पंखे बंद रख, क्योंकि ये कई बैच अटेंड कर चुका है, सिलेबस याद है इसको पूरा। पता नहीं क्यों बार बार रिवीजन के लिए आता है। या थोड़ी देर बंद रखिए, इसको बाहर निकाल। क्या लिखा है? निकल जाएगा, बाहर निकाल देगा वो ना, आप इधर देख सकते हो। हाँ, अपनी रानी सोमलेखा के नाम के क्या चलाए थे? सिक्के। कौन कौन सी धातु के? चांदी और तांबे के। किसने चलाए? बड़ा इंटेलिजेंट बंदा हुआ था अजयराज। जैनों में दो ब्रांच होती है, एक होते हैं दिगंबर जैन, एक होते हैं श्वेतांबर जैन। कौन कौन होते हैं? एक तो दिगंबर और एक कौन होते हैं? श्वेत। जो पहले जैनों में एक ही ब्रांच हुआ करती थी, दिगंबर। जो कपड़े नहीं पहनते थे उनको क्या कहते थे? दिगंबर। बाद में एक ब्रांच आई, उसने सफेद कपड़े पहने शुरू कर दिए, सफेद कपड़े वाले क्या कहलाए बाद में? श्वेत। तो दो ब्रांच हो गई, दिगंबर और एक श्वेतम। एक बार इन दोनों में आपस के अंदर विवाद हो गया, इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया। दिगंबर कहे हमारी बात सही और श्वेतांबर कहे हमारी बात सही। तो किससे पूछे? तो कहा भाई किसी विद्वान आदमी से पूछो इस बात का। तो विद्वान आदमी कौन? तो राजा अजयराज। विद्वान कौन? राजा। तो कितना विद्वान रहा होगा कि विद्वान इससे सलाह लेने आते। भाई वो तो दिगंबर श्वेतांबर तो खुद विद्वान थे, उनके बीच में डिबेट हुई। विद्वानों के बीच में जब भी डिबेट होती है उसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। क्या बोलते हैं? दो शब्द है देखो, एक शब्द है शास्त्र, एक शब्द है अर्थ। शास्त्रों के अर्थ को लेके डिबेट। किसको लेके डिबेट? बार रामायण में ये लाइन लिखी हुई है, एक करे इसका मतलब ये, एक करे इसका मतलब है, बात समझ में? तो इस मामलों को लेके किसके बीच में डिबेट हो गई? दिगंबरों और श्वेतांबर। क्या हुआ? विद्वानों के बीच में जब डिबेट होती है उसको क्या बोलते हैं? मूर्खों के बीच में होती है उसको कहते हैं बहस। क्या कहते हैं? इसलिए संसद में बहस होती है। कभी सुना संसद में शास्त्रार्थ हुआ? नहीं सुना ना, क्योंकि शास्त्रार्थ कौन करते हैं? विद्वान। यहां सारे भुंगली भुंगल बैठते हैं, एक कोई ढंग का नॉलेज नहीं होता है। तो बाद में किस बात का शास्त्रार्थ करेंगे? पहले राजाओं की सभा में शास्त्रार्थ हुआ करते, राजा खुद शास्त्रार्थ की क्या कर रहा है? अध्यक्षता। कोई पूछेगा दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच में जब शास्त्रार्थ चल रहा था तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? लिखो, इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। ही हेडेड डिबेट बिटवीन दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। ही हेडेड डिबेट बिटवीन दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की क्या की थी? अध्यक्षता। ही हेडेड। देखो इसका मतलब एक ये भी है, राजा हिंदू है पर जैनों के बारे में जानता है ना? मतलब जैनों के बारे में भी जान रहा है। जैनों का बिजोलिया में एक मंदिर हुआ करता था, पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर था? ये बिजोलिया वाला अभिलेख इस पार्श्वनाथ मंदिर से मिला है। इसके लिए कहते हैं अजयराज के लिए कि ये इस मंदिर के अंदर एक बार सोने का कलश चढ़ा के आता है। क्या चढ़ा के आता है? कलश वलश तो चढ़ाते हैं, अभी चढ़ाते हैं लोग। राजा जाएगा तो राजा किसका कलश चढ़ा के? गोल्डन पोर्ट उसके अंदर चढ़ा के आता। लिखो, इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर्ड गोल्डन पोर्ट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश या सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर्ड गोल्डन पोर्ट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर्ड गोल्डन पोर्ट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। क्या भेंट किया था? सोने का कलश। फिर जब बूढ़ा हो गया था, इसके समझ में आ गया था कि यार आप खूब जी लिए, जितने साल राज करना था वो राज कर लिया, सन्यासी बन गया था। अंतिम समय में सन्यासी बनता है, अपने बेटे को राजा बनाता है। इसके बेटे का नाम था अरुणोराज। क्या नाम था? अब कोई आपसे पूछेगा कौन से चौहान राजा ने अपने अंतिम समय में सन्यास धारण कर लिया था तथा सन्यासी बन गया, अपने बेटे को राजा बना दिया? अपना बेटा कौन है? लिख लो। अपने अंतिम समय में, इन हिज लास्ट टाइम, अपने अंतिम समय में, इन हिज लास्ट टाइम, यह सन्यासी बन गया था। ही बिकेम ए सेंट।
यह सन्यासी बन गया था, ही बिकेम ए सेंट, तथा अपने बेटे अरुणोराज को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन अरुणोराज, तथा अपने बेटे अरुणोराज को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन अरुणोराज। तथा अपने बेटे अरुणोराज को राजा बना दिया था। किसको राजा बना दिया था? अरुणोराज को। देखो ये भी एक भारतीय परंपरा थी। भारतीय परंपरा कहती है कि मनुष्य का जीवन 100 साल का है। मनुष्य का जीवन कितने साल का है? 100 साल का। और उसने उस 100 साल के जीवन को 4 भागों में बांट लिया। कितने भागों में? का 25 साल तक पढ़े, कुछ भी ना करे, ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? पढ़े, और पढ़े भी हॉस्टल में जाके, घर पे रह के ना पढ़े, गुरुकुल में जाके पढ़े। कहां पे जाके पढ़े? गुरुकुल। 25 साल तक। इसका मतलब बाल विवाह तो नहीं होते। 25 साल तक तो पढ़ना ही है, इसका मतलब बाल विवाह तो 25 के बाद का। अब ब्याह कर, पढ़ लिख लिया तो अब कुछ कमा के भी खा सकता है, अब ब्याह कर। बिना कुछ कमाए खाए ब्याह कर लेगा, भूखे मरोगे तो दोनों। तो गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? 25 से 50 अगले गृहस्थ आश्रम। इसमें अपना जो भी परिवार की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर, संतान उत्पत्ति करो, माता पिता की सेवा करो, और जो परिवार की जरूरतें वो पूरी करो। 50 के बाद में कहा अब परिवार से खुद को समेट। अब परिवार में कोई भी ध्यान नहीं देना, अब समाज में ध्यान दे। किसमें ध्यान दे? वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम था? वानप्रस्थ का मतलब कतई नहीं है वन में जा, वन में नहीं जाना। अपनी जरूरतों को कम कर, परिवार वाली मोह माया को छोड़ दे। और वानप्रस्थ आश्रम का मतलब अब समाज में ध्यान दे। लोगों के बीच में बैठ, बातें बता, मैंने जिंदगी में क्या सीखा, आने वाली पीढ़ी को सीखा। 75 तक वानप्रस्थ चलेगा। क्या चलेगा? पहली बात तो 75 से पहले पहले मर जाएगा। यदि 75 के बाद में भी जीवता है तो घर छोड़, एक जगह पे 3 दिन तक भी लगातार रहना नहीं है। अब सन्यासी है, तू सन्यास धारण करेगा। सन्यासी वो है जो एक जगह पे 3 दिन तक भी लगातार रहता। अब घूम घूम के जीवन के एक्सपीरियंस जो भी तूने प्राप्त किए थे वो लोगों को बांट। अपने जीवन की तमाम आवश्यकताओं को क्या कर दे? समाप्त। मांग के जो कुछ भिक्षा में मिल जाए वो खा ले, नहीं मिले तो भुखा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान बुला लेगा, अब अंतिम समय नजदीक है। अब फालतू 99 के फेर में पड़ने में, तेरा मेरा करने में, लड़ाइयां दंगा करने में कुछ भी लेना देना। मैं सोचता हूँ यार कितना सोच समझ के उन्होंने बनाया था। यदि आप इसका पालन करते हो तो परिवार की लड़ाइयां सारी बंद होती है। अपने परिवार की लड़ाइयों का मुख्य कारण यही है कि अब भाई आप ये कह दो कि वानप्रस्थ वाली उम्र 60 साल आ गई। भाई नौकरी से रिटायरमेंट कब होता है? 60 थोड़ा बढ़ गया, 60 आ गया। गांव में मैं देखता हूं वे डोकरे डोकरियां जो बहुत जल्दी अपनी चाबियां अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं, सुखी रहते हैं। जो वृद्ध आदमी ऐसा करते हैं, घर के बाहर बैठे रहते हैं आराम से, दोनों टाइम पोते पोतीन बेटे बेटीन सब सेवा करते हैं उनकी, दोनों टाइम पूछते रहते हैं क्या खाओगे क्या पियोगे। कई डोकरे होते हैं जो 80 साल के मरते हैं तब तक चिट्ठियां लेके घूमते रहते हैं और अपने बेटों को कुछ भी देते नहीं है। वो बाद में बेटों से गालियां सुन लेते हैं, बेटे जाके सुना देते हैं कि दिमाग खराब हो गया रे, फालतू बात करते रहते हैं सारा दिन। ये कि कई सासुएं फटाफट अपनी बीननी को चाबी निकाल के देती कि बीननी थे जानो थारो काम जाना। ये रसोई पड़ी, रखो तो थारो, ढोलो तो बहाओ तो तुम्हारा, रखो तो तुम्हारा। वो बिननियां भी उन सासुओं को ढंग से रखती है, पूछती रहती है ये करें क्या, ये नहीं करें क्या। कई डोकरियां लास्ट टाइम तक, मरते टाइम तक चाबी घाघरे के बांध के घूमती रहती है ना। उन डोकरियों की कोई कदरे तो अपने पिछली पीढ़ी जो करके आप सीख लेना इससे। आप तो सीख लोगे। हाँ, तो कितने साल तक? 25 साल तक तो क्या करना है? केवल और केवल पढ़ाई। 25 के बाद में कौन सा आश्रम? गृहस्थ। कब तक? 50। 50 के बाद में अगली पीढ़ी को सौंपना है। तुम जानो तुम्हारा तो पूरी जिंदगी काम थोड़ी करते रहेंगे। 50 के बाद अब किसके काम किए जाएंगे? समाज में काम करेंगे। समाज के अंदर अच्छी चीजें क्या कर सकते हैं वो करेंगे हम। और 75 तक होते होते या तो मर जाएंगे और नहीं होंगे तो बाद में घर बार छोड़ेंगे। क्या धारण करेंगे? संन्यास। अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाए। तो अजयराज किसको सौंप गया? अरुणोराज। अगला राजा लिखो अरुणोराज। तो यूं कुर्सियों से चिपक चिपक के नहीं बैठना है। अगला कौन आ गया? गजनी वाले तुर्क आक्रमण पर आक्रमण करते जा रहे हैं। इस बार गजनी वाले तुर्क थोड़े कामयाब हो गए, वो नागौर आ गए। कहां तक आ गए? नागौर का मतलब राजधानी बहुत नजदीक। आपकी राजधानी अजमेर है और वो कहां तक पहुंच गए? तो लोगों ने कहा अरुणोराज को कि सर तुर्क आजकल नागौर आ गए, एकदम बाउंड्री के पास में, अब तो बस अजमेर ही है। उसने कहा होल्ड ब्रो होल्ड, कर लेंगे, इनका इंतजाम कर देंगे, अपनी चिंता ही मत करो। कहा साहब नागौर से रवाना हो गए, बड़ी भारी सेना में रवाना हुए और वो करें इस बार तो अजमेर पे कब्जा करेंगे हम।
उसने कहा नजदीक आने दे। जैसे ही अजमेर के बहुत नजदीक से अरुणराज अपनी विशाल का सेना लेके निकलता है, सारे तुर्कों को मार देता, भागने नहीं दिया। इसने कहा उधर साइड में हमला करते, भाग भूख के बेटे वापस चले जाते हैं, थोड़े दिनों वापस आ जाते हैं, एक जिंदा नहीं रहना चाहिए, भागना भी नहीं चाहिए कोई, सब के सब मारे गए। कहते अजमेर के आसपास की धरती लाल लाल कर दी गई थी पूरी, इसलिए बाद में कहा धरती दूषित हुई है, खून ही खून पड़ा यहां पर पापियों का, इसलिए उस धरती को खोदा गया, झील बनाई गई आना सागर। कौन सी झील है? आना सागर झील। झील नहीं है, बैटलफील्ड है। आना सागर झील झील नहीं है, वो भारत की अस्मिता का प्रतीक है कि वहां पर बैठ के कभी हमारे योद्धाओं ने इस धरती की जान बचाई होगी। तो कौन सी झील का निर्माण? अरुणोराज का नाम आनाजी है, तो आनाजी सागर बनवा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? किसको हराने के बाद? तुर्कों। किसको हराने के बाद? देखो, इसने अजमेर के निकट तुर्क आक्रमणकारियों को हराया। He defeated Turk invaders near अजमेर। इसने अजमेर के निकट तुर्क आक्रमणकारियों को हराया। He defeated Turk invaders नियर अजमेर। इसने अजमेर के निकट तुर्क आक्रमणकारियों को हराया। अजमेर के निकट तुर्क आक्रमणकारियों को हराया तथा उस स्थान पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट लेक आना सागर ऑन दैट पैलेस। तथा उस स्थान पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट लेक आना सागर ऑन दैट पैलेस। तथा उस स्थान पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट लेक आना सागर ऑन दैट पैलेस। उस झील पर किसका निर्माण करवाया? आना सागर। वहां पर ये और शक्तिशाली राजा हुआ। ये मालवा के एक राजा को हरा के आया। मालवा के राजा का नाम था नरवर्मन। क्या नाम था? मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। अपने इधर वाले मध्य प्रदेश वाले मालवा से अपनी लड़ाइयां होती थी, पंजाब वाले से नहीं। तो मालवा के कौन से राजा को रहा? लिख लो, मालवा मध्य प्रदेश में। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। He also defeated नरवर्मन ऑफ मालवा। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। He also defeated नरवर्मन ऑफ मालवा। और लड़ाइयां लड़ी। इसने गुजरात के एक राजा को हराया, जय सिंह सिद्धराज। कौन से राजा को हराया? जय सिंह सिद्धराज। लिखो, इसने गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया। गुजरात में कौन सा वंश था? चालुक्य। इसने गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया। He defeated गुजरात चालुक्य किंग जय सिंह सिद्धराज। गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया। He defeated गुजरात चालुक्य किंग जय सिंह सिद्धराज। पहले क्या, राजा महाराजा जब हार जाते तो बाद में संधि करते ना, तो आपस में शादी ब्याह कर लिया करते कि ठीक है यार अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, क्या कर लेते हैं? शादी ब्याह। तो जय सिंह सिद्धराज की बेटी थी कांचन देवी। क्या नाम था? तो उसने अपनी बेटी कांचन देवी की शादी अरुणराज के साथ कर दी। किसके साथ कर दी? अरुणराज के साथ। लिख लो, जय सिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अरुणराज से किया। जय सिंह सिद्धराज मैरिड हिज प्रिंसेस कांचन देवी टू अरुणराज। जय सिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अरुणराज से किया। जय सिंह सिद्धराज मैरिड हिज प्रिंसेस कांचन देवी। कांचन देवी का नाम याद रखना, आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, वापस काम आएगा अपने। कांचन देवी का विवाह अरुणराज से किया। यहां जय सिंह सिद्धराज के बाद गुजरात में एक बड़ा राजा बनता है वापस, कुमारपाल। कौन बनता है? जय सिंह सिद्धराज के तो कोई बेटा था नहीं, तो एक दूसरे राजकुमार को गोद लेके आए थे, उसको राजा बनाया था। वो जो राजा बनाया वो कौन है? कुमारपाल चालुक्य। इसको बड़ा गुस्सा आएगा, अरे यार मतलब अजमेर वालों की इतनी औकात हुई कि अपने को हरा गए, ये वापस अजमेर पर अटैक करता है, अरुणराज को हरा के जाता है। तो गुजरात के एक राजा को हराता है, गुजरात के एक राजा से हारता है। हराता किसको है? जय सिंह सिद्धराज। हारता किससे? लिख लो, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने इसे हरा दिया था। कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात डिफीटेड हिम। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने इसे हरा दिया था। कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात डिफीटेड हिम। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने इसे हरा दिया था। कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात डिफीटेड हिम। गुजरात के कौन से राजा ने हरा दिया? कुमारपाल चालुक्य ने इसे हरा।
एक बात मैं यूं बता रहा हूं, आगे काम आएगी अपने। कुमारपाल चालुक्य अजमेर जीतने के बाद चित्तौड़ जाता है। अजमेर जीतने के बाद कहां जाता है? क्योंकि चित्तौड़ में इसका एक अभिलेख मिला है। तो ठीक अजमेर जीतने के बाद यहां से कहां चला गया था? चित्तौड़। लिख लो ताकि आगे वहां पढ़ेंगे तब काम आएगा। यहां तो याद नहीं रखना, वहां मैं दोबारा याद दिलाऊंगा तब काम आएगा। लिखो, अजमेर जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री ओवर अजमेर, अजमेर जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री ओवर अजमेर, कुमारपाल चित्तौड़ गया था। कुमारपाल वेंट टू चित्तौड़, कुमारपाल चित्तौड़ गया था। इस लाइन को बॉक्स में बंद कर देना, आगे काम आएगी, यहां नहीं याद करनी है अपने, पर मैं वहां वापस लिंक करूंगा तो चीजें समझ में आ जाएगी आपके। कुमारपाल कहां गया था? चित्तौड़। वहां एक शिव जी के मंदिर के बाहर अभिलेख मिला, उस अभिलेख में कुमारपाल यहां पूजा करके गया था। तो फिर कहते कुमारपाल इधर किधर आ गया? साहब अजमेर जीतने के बाद चित्तौड़ होते हुए वापस गुजरात की तरफ निकला तो यहाँ पे आया होगा। अरुणराज ने और क्या करवाया? अरुणराज ने पुष्कर के अंदर एक भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? वराह भगवान विष्णु कहते हैं। वराह किसको कहते हैं? भगवान विष्णु का एक अवतार है, लिख लो। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? अरुणराज ने ना। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। पुष्कर में वराह मंदिर को निर्माण करवाया था। पुष्कर में किसका निर्माण करवाया था? वराह कौन से भगवान जी होते? कहते भाई भगवान विष्णु के बारे में कहा जाता है कि एक बार धरती पर जब जल प्रलय हो रही थी, पूरी धरती पानी में डूबने वाली थी, तब भगवान विष्णु अपना वराह अवतार धारण करते हैं। कौन सा अवतार? वराह का मतलब होता है सुअर। वराह का मतलब क्या होता है? तो सुअर जैसा अवतार धारण करते हैं और पृथ्वी को बचा के लाते हैं। तो एक फोटो है जिसके अंदर भगवान विष्णु वराह अवतार धारण किए हुए पृथ्वी को यहाँ टिका रखा है। चारों तरफ पानी 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 दिखाई दे रहा है, पृथ्वी यहाँ पर है। तो पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने वाला जो अवतार है वो अवतार कौन सा? याद रखना, मैं आगे पढ़ाऊंगा। मुगल बादशाह था जहांगीर। जहांगीर अपनी जीवनी में लिखता है, आजकल मैं पुष्कर में हूं। आजकल मैं कहा हूं? मैं एक दिन हिंदुओं के एक मंदिर में गया जिसमें भगवान की शक्ल सुअर जैसी है। मुझे गुस्सा आया, मैंने मूर्ति तोड़ दी। तो जहांगीर आगे जो वराह की मूर्ति तोड़ रहा है वो मंदिर किसका बनवाया हुआ? अपने अरुणराज। किसका बनवाया हुआ? तो वहां मैं जब वापस आगे बताऊंगा कि जहांगीर के पुष्कर का लेख मिला तो समझ में आ जाएगा ना कौन से लेख की बात की जा रही। पहले बड़ी की बात है। और जैनों में दो संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबरों में एक ब्रांच और चली आ गई, उसका नाम था खड़तरगच्छ। कौन से थे? खड़तरगच्छ नाम करके एक शाखा और चली। ये खड़तरगच्छ साधु एक बार आए अरुणराज के पास और आके कहा कि भाई हमें मंदिर वंदिर बनवाने, जमीन दान में दो। इसने कहा ले लो, जितनी चाहिए उतनी जमीन दान में दे दूंगा। तो कोई पूछेगा कौन से संप्रदाय को भूमि दान में दी थी? खड़तरगच्छ संप्रदाय। खड़तरगच्छ कौन होते हैं? जैन। श्वेतांबर जैन होते हैं, उनको क्या दी थी? भूमि अनुदान। लिख लो, इसने खड़तरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He donated land to खड़तरगच्छ सेक्ट। इसने खड़तरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He donated land to खड़तरगच्छ सेक्ट। खड़तरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He donated land to खड़तरगच्छ सेक्ट। खड़तरगच्छ संप्रदाय को क्या दिया था? भूमि अनुदान दिया था। इसके दरबार में दो जैन विद्वान रहा करते थे। लिख लो, हेडिंग डाल लो, जैन विद्वान, जैन स्कॉलर्स। कोई पूछेगा भाई कौन कौन से जैन विद्वान इसके दरबार में थे? एक है देवबोध और एक है धर्म घोष। कौन कौन विद्वान है नाम बताओ देखिए? देवबोध और धर्मघोष किसके दरबार में रहते? अब पूछेगा देवबोध और धर्मघोष विद्वान कौन से चौहान राजा के दरबार में थे? तो कौन से? अरुणराज के पिताजी अजय राज ने अंतिम टाइम में संन्यास धारण कर लिया, राजा किसको बना दिया था? अरुणराज। तो अरुणराज की ये बात समझ में, अरुणराज लास्ट टाइम तक सीट पे बैठा रहा, मरने का नाम नहीं ले रहा। तो अरुणराज का एक बेटा था जगदेव। क्या नाम था? ये अपने बापू को सल्टा देता है। तो अरुणराज को उसके बेटे ने मार दिया था। बेटे का नाम क्या था? उसने कहा यार नहीं तो खुद मर रहा है ना हमें राजा बनने दे रहा है, फिर हम राजा कब बनेंगे? लिखो, अरुणराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। अरुणराज वॉज मर्डर बाय हिज सन जगदेव।
अरुणराज की हत्या उसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। अरुणराज वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन जगदेव। अरुणराज की हत्या उसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। अरुणराज वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन जगदेव। हत्या उसके कौन से बेटे ने कर दी थी? तो याद रहेगा कि कौन से चौहान राजा की हत्या कर दी गई थी उसके पुत्र द्वारा। तो कौन से चौहान राजा की? मैं ना एक थोड़ा सा वो बना रहा हूँ, फैमिली ट्री बना रहा हूँ इनकी। आप जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा उतार लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। इसी अरुणराज में लिख लो। आगे वाले जो राजा पढ़ेंगे ना तो वो एकदम जल्दी जल्दी आए हुए राजा हैं। इसको मार के ये आ गया, उसको मार के ये आ गया, तो थोड़े याद रहेंगे अपने। उतार लो ऐसे कैसे? उतार ली? मैं समझा देता हूं क्या, लिख लो एक बार फटाफट। देखो अभी इधर देख लो। अरुणराज के दो रानियां हैं। एक रानी का नाम है सुधवा। क्या नाम है? अपने मारवाड़ की एक राजकुमारी थी सुधवा, उसकी शादी अरुणराज से भी। एक रानी का नाम क्या है जो आप पढ़ गए, गुजरात की राजकुमारी, पढ़ गए। सुधवा के दो बेटे हुए। एक बेटे का नाम क्या है? जगदेव। एक बेटे का नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। कांचन देवी का एक बेटा हुआ, उसका नाम क्या है? सोमेश्वर। जगदेव के बेटे का नाम क्या है? पृथ्वीराज सेकंड। विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे नाम क्या है? अपर गंगे और नागार्जुन। क्या क्या नाम है? सोमेश्वर के दो बेटे क्या क्या नाम है? पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। पृथ्वीराज थर्ड के बेटे का नाम क्या है? इधर सुन लो थोड़ा सा ताकि आगे दे। अरुणराज को किसने मार दिया? और जगदेव क्या बनता है? राजा। जगदेव उसका भाई हटा देता है। कौन हटा देता है? विग्रहराज।
विग्रह चतुर्थ के बाद इसका बेटा कौन बनता है? अपर गांगे को जगदेव का बेटा हटा देता है। पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड के बाद कौन बनता है? सोमेश्वर के बाद, पृथ्वीराज के बाद गोविंदराज, उसका चाचा हटा देता है हरिराज। हरिराज के बाद अजमेर के चौहान समाप्त। तो अजमेर के चौहान यहाँ पे जाके आ जाए, तो ये लिख लेंगे हम अलग अलग, पर अब इसे याद रहेगा ना कौन किसके बाद में बन रहा है। तो ये क्रोनोलॉजी पूछते हैं खूब बार, इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना, तो थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना। आगे पढ़ेंगे तब और रह जाएगा, पर ये थोड़ा मैप दिमाग में रहेगा तो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अगला राजा लिखो जगदेव। अगला राजा लिख लो। अब ये बाप को मार के बन तो गया, पर मंत्रियों ने कहा कि यार जो बाप को ही मार गया उसको तो क्या राजा बनाया जाए। तो इन्होंने इसके छोटे भाई को कहा कि इसको सल्टा रहे तुम, तो इसका छोटा भाई है विग्रह चतुर्थ, वो इसको हटा देता है और हटा के वो राजा बन जाता है। और जनता ने भी कहा कि हाँ भाई ये ठीक है। तो लिख लो, इसे इसके छोटे भाई विग्रह चतुर्थ ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाई हिज यंगर ब्रदर विग्राज फोर्थ। इसे इसके छोटे भाई विग्राज चतुर्थ ने हटा दिया था। He was deposed by his younger brother विग्राज फोर्थ। इसे इसके छोटे भाई विग्राज चतुर्थ ने हटा दिया था। He was deposed by his younger brother विग्राज फोर्थ। तो अर्णोराज को मार के कौन बना? जगदेव। जगदेव को हटा के कौन बन गया? विग्राज चतुर्थ। अगला राजा लिख लो विग्राज चतुर्थ। बस ये फिलर है, बीच में यूं याद रखने हैं कौन आया किसके बाद, और कोई जानकारी नहीं। अजमेर वाले चौहानों में सबसे शक्तिशाली कोई राजा हुआ था, तो वो राजा कौन था आपका? विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? तो दशरथ शर्मा चौहानों के इतिहासकार है, और दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो शासन काल है, इसका रिजीम कब से कब तक था? ये अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। कि अजमेर के चौहानों का गोल्डन एरा यदि किसी बंदे का टाइम था तो किसका टाइम था? लिख लो, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। हिज रिजीम वॉज गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। हिज रिजीम वॉज गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। अब सुनो, देखो कैसे कैसे स्वर्ण काल, कैसे क्या ऐसा काम हुआ। अजमेर वाले चौहान दो तरफ से पीड़ित है। ये तो गजनी की तरफ से लगातार अटैक हो रहे हैं और गुजरात की तरफ से हो रहे हैं। कहां से हो रहे हैं? गजनी से हो रहे हैं। और कहां से हो रहे हैं? गुजरात। गजनी की तरफ से अटैक करने के लिए एक बंदा आ रहा है, उसको नाम है खुसरो शाह। गजनी की तरफ से जो आ रहा है वो कौन है? गुजरात वाले थोड़े दिन पहले इनको हरा के गए थे। कौन सा गुजरात का राजा हरा के गया बताओ? देखिए, कुमारपाल। कौन हरा के गया? इसने दोनों को हराया वापस। ये गजनी वाले खुसरो शाह को हराता है और गुजरात के कौन से राजा को हराता है? और कुमारपाल चालुक्य से इलाके छीन लिए थे। जालोर वालोर पे कुमारपाल ने कब्जे कर लिए थे, वापस छीनता है। हमारे यार तुम किधर है? गुजरात वाले इधर। तो गजनी के कौन से राजा को हराया? खुसरो शाह। और गुजरात के देखो, इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया। ही डिफीटेड खुसरो शाह ऑफ गुजरात गजनी। इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया तथा गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया। एंड ऑल्सो डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। तथा गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया। एंड ऑल्सो डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। शांति है। अड़ोस पड़ोसी तो अब कोई तंग नहीं करेंगे। गजनी वालों को कूट पीट के निकाल दिया, गुजरात वालों को कूट पीट के निकाल दिया, इलाकों पे कब्जे कर लिए। इधर वाले इलाके हमारे, तुम नहीं लोगे टैक्स। दिल्ली को पहले दिल्ली नहीं बोला करते थे, दिल्ली को बोलते दिल्ली का। क्या बोलते? और दिल्ली का में एक वंश हुआ करता, तोमर। कौन सा वंश था?
तो दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो ये दिल्ली नहीं है भाई, दिल्ली है। दिल्ली 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 करते करते क्या बनाया हमने इसका? कौन सा वंश था? बिजोलिया वाला अभिलेख कहता है कि ये ढिल्लिका पर हमला करता है, ढिल्लिका को जीतता है, पर जीत के वहां पे कब्जा, और इन तोमरों कहता है टैक्स पहुंचा दिया करो अजमेर। वे चौहान जो कभी खुद प्रतिहारों के सामंत थे, अब दिल्ली के तोमरों को अपना क्या बना रहे हैं? तो टैक्स पहुंचाने वाला कौन हो जाएगा? फ्यूडल्स हो जाएंगे। तो कभी ये खुद प्रतिहारों को टैक्स दिया करते थे, अब किससे टैक्स ले रहे हैं? तोमरों से। कहां के तोमरों से? देखो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, इसने ढिल्लिका के तोमरों को हराया था। ही डिफीटेड तोमर्स ऑफ ढिल्लिका, कोष्टक में दिल्ली लिख लेना। इसने ढिल्लिका के तोमरों को हराया था। इसने ढिल्लिका के तोमरों को हराया था। ही डिफीटेड तोमर्स ऑफ ढिल्लिका, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया था। एंड मेड देम हिज फ्यूडल लॉर्ड्स, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया था। एंड मेड देम हिज फ्यूडल लॉर्ड्स, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया था। एंड मेड देम हिज फ्यूडल लॉर्ड्स, उन्हें अपना क्या बना लिया? अब और सुनना, देखो बड़ी जोरदार बात बताऊंगा। एक दिन हम बात कर रहे थे अशोक के अभिलेखों की, तो मैंने कहा था अशोक ने अलग अलग जगह पे अभिलेख लगवाए। अशोक हरियाणा में एक पिलर लगवाता है, जिस अभिलेख का नाम था टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? कहां पे? हरियाणा, दिल्ली के नजदीक, ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली के नजदीक टोपरा नाम की जगह हरियाणा में। यहां पर अशोक का एक अभिलेख है, इसलिए अभिलेख को क्या बोलते हैं? एक पिलर था, पिलर पर अभिलेख लिखा हुआ है। क्या नाम है इसका? टोपरा अभिलेख। किसने लगवाया? अशोक। मैंने दिन बीच में बात बताई थी कि बीच में एक राजा आया, फिरोज तुगलक। कौन राजा है? फिरोज तुगलक को ये पिलर पसंद आया। फिरोज तुगलक इस पिलर को उठा के ले गया दिल्ली। कहां ले गया? इसलिए आजकल इस अभिलेख को बोलते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख। क्या बोलते हैं? तो अब तो ये कहां लगा हुआ है? दिल्ली, लेकिन बेसिकली ये था कहां का? टोपरा। टोपरा का अभिलेख किसका? अशोक का। अब अशोक इस अभिलेख को लगवा के चला गया। अब अशोक ने मान लो यहां से अपना अभिलेख लिखवाना शुरू किया, यहां तक उसका अभिलेख हो गया, नीचे वाली जगह खाली रह गई। इसके नीचे वाली जगह में अपने विग्रहराज का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? अब विग्रहराज कोई उधर हरियाणा की तरफ दिल्ली को जीतने के बाद इधर आया, उसको लगा अभिलेख लगवाते। कहां लगवाएंगे? पिलर खड़ा है ना, ऊपर तो लिखा हुआ, नीचे अपने वाला लगवा देते हैं। तो नीचे इस वाला अभिलेख है। इसलिए बाद इतिहासकारों ने कहा भाई तो दो हो गए, एक पिलर पे दो, ऊपर है अशोक का, नीचे है विग्रहराज का। अशोक वाले को तो क्या बोलते हैं? टोपरा। विग्रहराज वाले का फिर नाम दिया गया शिवालिक। कौन सा अभिलेख? क्योंकि ये पहाड़ियों के बीच में, वो जो पहाड़ी हिमालय की वो जो रेंज जो इधर दिल्ली से इधर की तरफ आती है, वो शिवालिक रेंज है। कौन सी रेंज है? तो ऊपर अलग अलग तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, वैसे आप कैसे समझोगे? तो अशोक वाले का तो गांव के नाम पर क्या दे दिया? टोपरा। विग्रहराज वाले का, नीचे वाले का नाम पहाड़ी के नाम पर क्या दे दिया? शिवालिक। अच्छा, फिरोज तुगलक तो पूरा ही उखाड़ के लेके गया, तो अब पूरा का पूरा कहां लगा हुआ है? दिल्ली। तो ऊपर वाले को बोलते हैं दिल्ली टोपरा, नीचे वाले को बोलते हैं दिल्ली शिवालिक। ऊपर वाले को तो दिल्ली टोपरा, नीचे वाले को। इसलिए कोई क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख किसने लगवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। किसने लगवाया था? ये अशोक के कौन से अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है? दिल्ली टोपरा। किसके नीचे? ये 2013 आरएस प्री का क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिखो। लिखो, इसने दिल्ली शिवालिक अभिलेख लगवाया था या दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था? ये लिखो, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। ही इंस्टॉल्ड दिल्ली शिवालिक पिलर एडिक्ट। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया था। ही इंस्टॉल्ड दिल्ली शिवालिक पिलर एडिक्ट। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। ही इंस्टॉल्ड दिल्ली शिवालिक पिलर एडिक्ट। नीचे लाइन चेंज करके लिखो, यह अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है। इट इज रिटन
या इट इज एनग्रेव्ड, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, इट इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका। यह अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के ठीक नीचे लिखा गया है। इट इज रिटन राइट अंडर दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका। यह अशोक के दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट स्तंभ लेख के ठीक नीचे लिखा गया है। इट इज रिटन राइट अंडर दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका। यह अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के ठीक नीचे लिखा गया है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के ठीक नीचे लिखा गया, याद रहेगी बातें। तो ये 2013 का क्वेश्चन है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख किसने लगवाया था? तो किसने लगवाया था? विग्रहराज। किसने लगवाया? वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जो दिल्ली जीतेगा वही तो लगवाएगा। दिल्ली जीत कौन रहा है? विग्रहराज चतुर्थ, तो वहां पे स्तंभ भी कौन लगवाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। पर नई बात यह है कि अशोक के कौन से पिलर के ठीक नीचे? दिल्ली टोप। बोलना वास्तव में तो इनको ये बोलना चाहिए, अशोक का टोपरा अभिलेख, अशोक विग्रह चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख। पर फिरोज तुगलक ने कहा चिपका दिए इसको ले जाके दिल्ली, इसलिए बोलते हैं दिल्ली टोपरा, और क्या बोलते हैं? दिल्ली। अरे बड़े गजब का अभिलेख है। इसके अंदर लिखता है, विग्रहराज लिखता है कि मैंने अभी अभी गजनी वालों को हराया। किसको हराया? नाम नहीं बताता, खुसरो शाह का नाम नहीं लिखता। ये कहता अभी गजनी की तरफ से एक भयंकर अटैक हो गया था, और वो तो यार राजधानी के नजदीक ही आ गए थे, लेकिन मैंने उनको हराया, और इस बार इतना ढंग से हराया कि मैं उनको अटक नदी के पार भगा के आया हूं। कौन सी नदी के पार भगा के आया? मैं उन्हें अटक नदी के पार भगा के आया हूं। फिर नीचे लिखता है कि मैं मेरे उत्तराधिकारियों को कहना चाहता हूं। किसको? मेरे बाद जो मेरे बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते खड़पोते आएंगे, जो सक्सेसर आएंगे, उनको कहना चाहता हूं कि तुर्क आक्रमणकारियों को अटक नदी पार ना करने दी जाए। कौन सी नदी पार ना करने दी जाए? मैंने तुर्कों को हराकर किसके पार भगा दिया? अटक। मैं मेरे बेटे पोतों मेरे संतानों को कहना चाहता हूं कि इन तुर्कों को कौन सी नदी ना पार करने दो? अटक। इनकी बाउंड्री कौन सी है? अटक। अटक के इधर नहीं आने चाहिए। कौन सा अभिलेख कहता है ये बात? दिल्ली से वाले। कौन सा कहता है? कौन सी नदी अपनी बाउंड्री बता रहे? अटक नदी हमारी बाउंड्री है, वो लोग अटक के पार नहीं आने चाहिए। 1157 के आसपास का अभिलेख है। कब का अभिलेख है भाई? 1153 से 63 इसका शासनकाल है। 1157 के आसपास का अभिलेख है, जिसके अंदर ये लिखवा रहा है कि भाई इनको कौन सी नदी ना पार करने दी जाए? अटक। अब सुनना, इसके 400 साल बाद, कितने साल बाद? बूंदी में एक राजा हुआ अपने सुरजन। कौन राजा हुआ? अकबर से संधि करता है। किससे संधि कर रहा है? अकबर से संधि कर रहा है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहा है। अकबर उसको, अच्छा, अकबर से जो को भी संधि करता था, अकबर कहता है भाई अब देख तू मेरे अधीन है, मैं जहां भेजूंगा तुझे लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। सुरजन कहता है हाँ बादशाह अकबर, तू जहां कहेगा वहां लड़ने के लिए जाऊंगा, पर मैं अटक नदी क्रॉस नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? अटक नदी को क्रॉस करके नहीं जाऊंगा। अकबर कहता है डन, अटक के पार नहीं भेजेंगे और तू कहीं चले जाना। इस विग्रहराज वाले अभिलेख के कितने साल बाद की बात है? 400। उस सुरजन वाली संधि के 100 साल बाद, सुरजन वाली संधि के भी 100 साल, बीकानेर का एक राजा है कर्ण सिंह। बीकानेर का राजा कौन है? मुगल बादशाह बना हुआ है औरंगजेब, और औरंगजेब राजस्थान के सारे राजाओं को कहता है कि तुम्हें अटक नदी पार करनी है। क्या पार करनी है? और ये औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देते हैं, औरंगजेब की सारी नावें तोड़ देते हैं। वहां पे कर्ण सिंह लीड करता है उनको, सारी नावें तोड़ते हैं औरंगजेब की, लेकिन अटक नदी को पार। उसके भी 100 साल बाद मराठों में एक पेशवा हुआ है, बाजीराव बल्लाल। कौन पेशवा हुआ है? जिसको आप बाजीराव फर्स्ट कहते हैं, जिसको आप बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव के नाम से जानते हैं। वो बाजीराव वापस सभा के अंदर, भरी सभा में कहता है मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक गाड़ दूंगा। मराठों का झंडा कहां से कहां तक गाड़ दूंगा? अटक से। विग्रहराज कह रहा है मैंने तुर्कों को हराकर किसके पार भगाया? अटक। सुरजन कह रहा है मैं अटक के पार नहीं जाऊंगा। कर्ण सिंह कह रहा है कि अटक के पार भेजा तो हम तुम्हारी नावें तोड़ देंगे, पर तुम अटक क्रॉस नहीं करेंगे। बाजीराव बल्लाल कह रहा है कि मराठों का झंडा कहां से कहां तक होगा। इसका मतलब भारत की बाउंड्री अटक नदी है। भारत की बाउंड्री कौन सी है? अच्छा, अब ये अटक नदी कहां पे? सिंधु नदी, अपने सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, उधर से तिब्बत से निकलती निकलती अपने ऊपर चलती है, कश्मीर वाले हिस्से में चलती है, ऊपर वाले हिमालय में चलती है, ऊपर वाले हिमालय चलते पाकिस्तान की तरफ नीचे गिरती है। पाकिस्तान में जहां पहली बार वो मैदान के अंदर पहुंचती है, वहां मैदान का नाम है अटक का मैदान है। मैदान का नाम क्या है? सिंधु नदी पहली बार मैदानों में कहां प्रवेश करती है? तब तक वो पहाड़ में बहेगी, तब पहली बार आके वो अटक के मैदान के अंदर आएगी। वहां पर उससे एक छोटी सी नदी आके मिलती है, सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अटक। क्या नाम है? तो अटक नदी वहां पर आके पहुंचती है। तो अपने भारत की बाउंड्री क्या मानी जाती थी? इसलिए अपने भारत वाले राजा के भाई हमारी बाउंड्री अटक तक है, अटक के बाहर हम लड़ने के लिए, अटक तक किसी को भेजना हो तो भेज दे, अटक के पार हम जाने का नाम है।
गए, कई राजा जाते भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बाउंड्री क्या मानी जाती थी? अटक। उधर अटक, इधर क्या आपका कटक। कटक पड़ता है उड़ीसा में। कटक कहां पर है? उड़ीसा कहां पे है आपका? ठेठ बंगाल की खाड़ी में। तो मतलब उधर पश्चिम में अटक नदी से लेके इधर आपके बंगाल की खाड़ी में कटक तक भारत की सीमा है। तो भारत की सीमा कहां से कहां तक है? अटक से बाघा बॉर्डर नहीं है। कौन सा बॉर्डर नहीं है? ये 47 में लाइन खींच दी। 47 में अपने कोई बढ़ के रहे होंगे जिनमें लखन नहीं थे, पर वो लाइन खींचवा गए और हमने कहना और शुरू कर दिया कि भारत का बॉर्डर कौन सा है? कि बाघा बॉर्डर है। बाघो है, भारत का बॉर्डर कौन सा है? अटक नदी है। पिछली 3 पीढ़ियों ने कोशिश नहीं की होगी कि वापस लिया जाए। अगली हर पीढ़ी को, अपने वाली को, अगले वाली पीढ़ी को, अगले वाली पीढ़ी को, सबको कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी नदी वापस लेनी है। जब तक बाउंड्री अटक से कटक नहीं है तब तक भारत का कोई मतलब नहीं है। टुकड़ा लिए बैठे हो। अपनी बाउंड्री वो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस लेनी है। और ये ली तभी जाएगी जब कम से कम याद तो रहेगा कि बाउंड्री बागा नहीं है। बाउंड्री क्या है? बेर और कर्जा सपूत चुकाते हैं। क्या क्या 2 चीजें? बेर और कर्जा। बेर समझे? बाप की दुश्मनी है किसी से, बाप को मार दिया किसी ने, बाप के साथ मारपीट कर ली, वो वापस मारपीट कौन करेगा? उसका बेटा। बेटा नहीं तो पोता, पोता नहीं तो पड़पोता, पड़पोता नहीं तो सड़पोता। 10 पीढ़ी बाद में जाके लेंगे पर बेर लिया जाएगा। कर्जा, बाप के ऊपर कर्जा रह गया तो सपूत है तब तो चुकाएंगे, और कपूत है तब कह देंगे बाप मर गया ले लो जाके ऊपर, है ना। और यदि कोई सपूत है तो कहेगा नहीं भाई हमारे बाप पे जो कर्जा था पाई पाई चुकाई जाएगी, तुम्हारी ब्याज समेत चुकाई जाएगी। अपने सपूत है, कपूत है, इसलिए कहां से कहां तक होना चाहिए? अटक से। इसलिए हमने हमारे राष्ट्रगान से सिंध नाम नहीं हटा रखा। सिंध अपने पास नहीं है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सिंध आपके पास है ही नहीं। क्यों नाम लेते हो सिंध का? सिंध तो पाकिस्तान के पास है। पर हमारे वालों को पता था कि एक दिन लेना है, आज नहीं तो कल लेना है। कल वापस लेंगे तो वापस राष्ट्रगान को चेंज करने की आवश्यकता। सिंध अपना है, अपने पास आ जाएगा। तो अपने भारत की बाउंड्री कहां से कहां तक है? और जब तक आप अटक नहीं लोगे तब तक विग्रह चतुर्थ की आत्मा ऊपर बैठ बैठ के चिल्ला रही है कि मैं कह के आया था कि मेरे संतानों, इनको कौन सी नदी क्रॉस मत करने देना, और तुमने तो क्रॉस क्या करवाई? बाघा बॉर्डर तक आ गए, यहां तक तुम्हारे कब्जा कर लिया गया। सूरजन की आत्मा चिल्ला रही होगी कि यार मैंने कहा था कि पूरे भारत में कहीं लड़ेंगे, लेकिन अटक के पार जाके हमारा देश ही नहीं, वहां पे क्यों लड़े? तो कर्ण सिंह बेटा बेटा कहा होगा कि नावें इन लोगों के लिए तोड़ी थी जिनको यह भी नहीं पता कि हमारी बाउंड्री कौन सी है? अटक। बाजीराव बल्लाल ऊपर बैठ बैठ के खून के आंसू पीता होगा कि मैं कभी कह के आया था कि मराठों का झंडा कहां से कहां तक है? अटक से कटक। और आजकल तो झंडा बाघा से कटक है, आजकल झंडा अटक से कटक है। तो ये अटक नदी वाला जिक्र तो मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ठीक है एक अभिलेख में अटक नदी का जिक्र है, पर 500 साल तक लगातार वही नदी बाउंड्री बता रहे हैं। 400 साल बाद में भी राजा कह रहा बाउंड्री यही है, 100 साल बाद में भी राजा कह रहा बाउंड्री यही, उसके 100 साल बाद में भी कह रहा राजा बाउंड्री है। और 1720 के अंदर तो बाजीराव कह रहा है कि हमारी बाउंड्री अटक से कटक है। और इन 300 साल में हालत देखो अपने कि हम भूल गए कि अपनी बाउंड्री अटक है। अपनी बाउंड्री अपने क्या बताने लग गए? मैं क्या क्रिकेट को खूब फॉलो करता हूं, तो बीच में मैं लॉकडाउन के अंदर बैठा बैठा शोएब अख्तर के वीडियो सुन रहा था। मैं शोएब अख्तर खूब वीडियो सुनता रहता हूं, वो मजेदार बातें करता है इधर उधर की। तो मैं उसका एक वीडियो सुन रहा था जो रैंडम, पहले क्रिकेट वाले वीडियो है, फिर कोई एक शोएब अख्तर का रैंडम वीडियो आ गया। तो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में वो एक किसी पाकिस्तान के चैनल को इंटरव्यू दे रहा है अपना। तो एक लड़की एंकर है, वो इंटरव्यू ले रही, तो पूछती है कि चलो शोएब अब तुम रिटायर हो गए, मैं तुमसे क्रिकेट की बात नहीं करूंगी, आज तुमसे कोई दूसरी बातें करते हैं। तो वो कहता है हाँ मैं खुद ही परेशान हूं, क्रिकेट की बात मत करो, कोई दूसरी बात ही कर लो। तो बताओ तो आजकल तुम खाली टाइम में क्या करते हो? तो कह रहा है आजकल मैं बुक पढ़ता हूँ। क्या बात करते हो, तुम बुक भी पढ़ते हो? उसने कहा हाँ मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा किस सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं जो भी बुक पढ़ रहा हूँ ना उस बुक में भविष्यवाणी है। क्या है? प्रेडिक्शंस किए हुए पहले की, बहुत पुरानी किताब है पर उसमें पहले लिख दिया गया था ये होगा ये होगा ये होगा। वो कुछ राइटर का नाम भी बताता है, कुछ मैं भूल गया राइटर वाला नाम। तो वो लड़की पूछती है क्या बात है भविष्यवाणी जैसे? तो कहता है उस बुक में लिखा हुआ है कि एक दिन बाबर भारत पर कब्जा कर लेगा। किया था कि नहीं किया था? जबकि किताब तो बाबर से पुरानी है। वो कहती है हाँ बाबर ने तो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। वो कहता है उस बुक में लिखा हुआ कि बाबर का बेटा हुमायूं हिंदुस्तान में टिक नहीं पाएगा। हुमायूं भागा था कि नहीं भागा था? तो कहती है हाँ भाग गया था हुमायूं तो बाबर, कि उस बुक में लिखा हुआ कि हुमायूं को शेरशाह सूरी भगाएगा। भगाया था कि नहीं भगाया था? वो कहती है हाँ ये भी सही। फिर कहता है ये तो छोड़, उसमें यह भी लिखा हुआ कि हुमायूं का बेटा अकबर बाद में पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा। तो क्या बात है, ये बातें पहले लिख दी गई थी। उसने कहा
बाबर से भी पहले की किताब उसमें लिख दी। फिर कहा ये तो राजा महाराजा को छोड़, मैं तो तुझे और बताता हूँ। बुक में तो ये भी लिखा हुआ है 47 में तकसीम होगी। तकसीम का मतलब था बंटवारा। तकसीम का मतलब क्या था? पार्टीशन, बंटवारा। तो 47 में पार्टीशन होगा, हुआ कि नहीं हुआ अपना? तो वो लड़की कहती हाँ हो गया। कि बुक में तो ये भी लिखा हुआ कि 65 में पाकिस्तान हिंदुस्तान को हरा देगा। पाकिस्तान ये मानता कि 1965 का युद्ध उन्होंने जीता था। वो बाकायदा विक्ट्री परेड करते हैं खुद की, नहीं जीते पर वो ऐसा मानते कि हम जीत गए थे। तो जीते थे कि नहीं जीते? तो वो लड़की कहती हाँ जीते। वो था छोड़, इसमें तो आगे ये और लिखा हुआ है कि एक दिन हम वापस हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे, और हिंदुस्तान पर जब कब्जा करेंगे पहले कश्मीर जीतेंगे, बाद में पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। वो लड़की कहती है आमीन, ऐसा ही हो, है ना? आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, जैसा तू कह रहा है ऐसा हो जाए। पर उस वक्त कहता सुन सुन पूरी बात सुन। पर उस बुक में ये लिखा हुआ है कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे तब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होगा। कौन सी नदी के पास? अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। अटक के पास 2 बार युद्ध होगा। वो पहले बार जब मैं पहले सुन रहा था तब मुझे यूं हंसी से आ रही थी कि यार ठीक बेटा, इधर उधर की फेंक रहा है। फिर मुझे और लग रहा था, पर मुझे लग रहा था यार इस बंदे को हिस्ट्री तो आती है यार कम से कम। किसको पता है बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर ये आए थे? अपने टाबरों को नहीं पता होता जो आरएस की तैयारी करते हैं। ये जान रहा है क्रिकेट खेलने वाला, पर मैं यार ये जोरदार बातें कर रहा है बेटा, हिंदुस्तान की है तो खिलाफत ही कर रहा है। पर लास्ट वाली जब मैंने लाइन सुनी कि वो कह रहा है उसके अंदर की उस बुक में लिखा हुआ है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी तो कौन सी नदी के पास में होगी, और अटक का दरिया कितनी बार खून में बह जाएगा? 2 बार युद्ध होंगे। मैं बड़ा राजी हुआ। मगर यदि अपनी सेना अटक के पास जाके लड़ेगी, इसका मतलब पाकिस्तान पे कब्जा हो गया ना अपना। अटक के पास तो तभी जाके लड़ेंगे जब अटक तक हमारी सेना चली जाएगी, और अटक तक यदि हमारी सेना चली गई इसका मतलब हमारा उन पे कब्जा। इस बार मैंने कहा आमीन, ऐसा ही हो, है ना? मुझे पूरा यकीन है उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित होगी, और एक दिन हम वापस किस पे कब्जा कर लेंगे? हमारा अटक। क्योंकि कौन कह के गए थे अपने को? विग्रहराज। कौन कह गया था कि मल्लेच्छों को क्या नदी क्रॉस नहीं करने देनी है? अटक क्रॉस नहीं करने देनी। हमारी बाउंड्री कहां तक जाती है? कहां तक जाती है? बिना सिंध के हिंद नहीं है। हिंद तभी है जब आपके पास क्या होगा? सिंध। जब तक सिंध नहीं है तब तक झूठ है आपका कि हमारे पास हिंदुस्तान है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप सिंध लोगे उस दिन आपका हिंदुस्तान है। जिस दिन आप अटक ले लोगे तब आप कह पाओगे कि हमारी बाउंड्री कहां से कहां तक है? अटक से कटक। और पढ़ते थे विग्रहराज के बारे में। ये टोंक में आपकी एक जगह पड़ती है बिसलपुर। कौन सी जगह? ये इसी का बसाया हुआ, विग्रहराज का बसाया हुआ। इसने बिसलपुर की स्थापना की थी। यहां पर एक शिव जी का मंदिर बनवाया था और यहां पर एक तालाब बनवाया था। ये तो पौंड बनवाया है, किसका मंदिर बनवाया? शिव जी। लिख लो। इसने बिसलपुर नगर की स्थापना की। ही फाउंडेड बिसलपुर टाउन। इसने बिसलपुर नगर की स्थापना की। ही फाउंडेड बिसलपुर टाउन। तथा यहां पर शिव मंदिर व तालाब का निर्माण करवाया एंड बिल्ट शिव टेम्पल एंड पॉन्ड हियर। तथा यहां पर शिव मंदिर व तालाब का निर्माण करवाया एंड बिल्ट शिव टेम्पल एंड पॉन्ड हियर। अपने जयपुर वाले कहां का पानी पीते हैं? बिसलपुर। तो बिसलपुर किसका बसाया हुआ है? विग्रहराज का। तो जयपुर वालों को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू विग्रहराज, तू बना के गया था, पानी आ रहा है हमारे। यहां पर किस किस का निर्माण करवाया बताओ? देखिए, शिव मंदिर और तालाब का निर्माण करवाया। राइटर था, बहुत शानदार राइटर था। इसने नाटक लिखा था हरकेली। कौन सा नाटक लिखा था? लिख लो। इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था। ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था। ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। हर का मतलब क्या होता है? शिव। हर का मतलब क्या होता है? केली का मतलब खेल, भगवान शिव का खेल। इसलिए तो आप कहते हो हर हर महादेव। देखो सुनना, हर का मतलब होता है शिव जी, हरि का मतलब होता है विष्णु। हर का मतलब शिव जी, हरि का मतलब, इसलिए पार्वती जी को कहते हैं हरिप्रिया। क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी को कहते हैं हरिप्रिया। हरप्रिया। और अच्छा, ये जो नाटक है इसके बारे में और बताता हूं। एक प्राचीन काल में अपने बहुत बड़े एक राइटर वे भारवी। कौन राइटर वे? और भारवी ने एक बुक लिखी थी किरातार्जुनियम। कौन सी बुक लिखी थी? क्या नाम बुक का बताओ? देखिए क्या है, देखो 2 शब्द है, एक है किरात, एक है अर्जुन। कौन कौन से 2 शब्द है?
कहते हैं एक बार अर्जुन को बड़ा घमंड हुआ कि मेरे से बड़ा धनुर्धारी इस दुनिया के अंदर कोई भी, भगवान शिव एक शिकारी का रूप धारण करके आए। किसका रूप धारण करके आए? शिकारी को बोलते हैं किरात। शिकारी क्या बोलते हैं? किरात बने हुए शिव जी ने अर्जुन के साथ कहा अब कर देखे, अर्जुन को हराते हैं, अर्जुन का घमंड तोड़ते हैं। इसलिए बुक का नाम है किरात अर्जुनियम। क्या नाम है? किरात और अर्जुनियम के बीच का युद्ध हुआ। किसने लिखी? इसी बुक को बेस बना के कौन सा नाटक लिखा गया? तो अब कोई पूछे हरकेली कौन सी बुक पर आधारित है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? समझ में आएगी बात? लिख लो। यह 12वीं के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ 12वीं। यह 12वीं के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ 12वीं। यह 12वीं के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ 12वीं। अभी देखो हमने पीछे 2 जैन विद्वान लिखे थे, देवबोध और एक कौन लिखा था? धर्मघोष। इन धर्मघोष का पूरा नाम है वैसे धर्मघोष सूरी। क्या नाम है इनका? अच्छा और बताऊं, जिनके पीछे भी सूरी लगा हुआ मिले ना, ये सारे जैन है, शेरशाह सूरी को छोड़ के, है ना। कई बार मैं स्टेटमेंट दे जाता हूं, फिर बच्चे नीचे जाके पूछते हैं सर वैसे तो आपने सही बताया होगा पर आप भूल जाते होंगे सर, सूरी सारे जैन होते हैं? वहां सूरी वाले सब जैन होते हैं सर। शेरशाह सूरी, पहली बात तो शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी नहीं, उसका नाम है शेरशाह सूर। क्या नाम है? ये पता नहीं क्यों अपनी किताबों में उसके नाम के आगे सूरी लग गया, बाकी वो सूरी नहीं। बाकी यदि सूरी मान भी लो तो उसको छोड़ के बाकी सारे सूरी कौन है? जैन। तो धर्मघोष सूरी थे, जैन थे। इन्होंने विगराज कहा कि विगराज यार राजा महाराजा हो तुम, ठीक है शिकार विकार करते हो, पर कभी कभी तो यार बंद कर देना चाहिए। तो इनके कहने पर विगराज ने घोषणा की कि एकादशी के दिन कोई भी पशु हत्या नहीं की जाएगी। कब नहीं की जाएगी? एकादशी समझते हो? 11 मम्मी करती है 11 का व्रत, सुना है कभी? ऐसा कोई अपना लेना देना नहीं 11 के साथ, सुना है? तो समझाना इसको। मैं आपके चेहरे पे देखा ये क्या आ गया, तो ये आप इंग्लिश मीडियम वाले टावरों की ये जोरदार दिक्कत रहता है। वो लगता है कहाँ की बात कर रहे हो तुम लोग, भाई साहब कहाँ से आए हुए हो सारे। लिखो, मम्मी को पूछना आज जाके, मम्मी 11 बता देगी। मम्मी ने भी 2 दिन पहले व्रत वगैरह रखा होगा 11 का। लिखो, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ धर्मघोष सूरी, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ धर्मघोष सूरी, एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी गई थी। एनिमल किलिंग वॉज बेंट ऑन एकादशी। एनिमल किलिंग वॉज बेंट ऑन एकादशी। एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी गई थी या पशु हत्या पर रोक लगा दी गई थी। एनिमल किलिंग वॉज बेंट ऑन एकादशी। एकादशी को इस पे रोक लगा दी गई थी, जीव। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, कल शाम को योगी क्लास, ठीक है ना। आज के लिए सुबह